आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं मैं आपको पेपर 2 कॉमर्स टीच कर रहा हूं और कंप्लीट पेपर 1 टीच कर रहा हूं। यह मेरा आप सभी बच्चे एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 करवाए जा रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथियों, आप सभी लोग जैसे कि अगर बताना चाहूँ अपने बारे में, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ साथियों। और यह मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ आप सभी बच्चों को रेगुलर बेसिस पे साथियों। तो और आप सभी लोग मेरा इस कोड का इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। आप क्या है ये सब्सक्रिप्शन, कितने कैटेगराइज में वे में है, इसको देख लेते हैं। तो आपके पास दो कैटेगरी में आपके पास सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है साथियों, जैसे देख सकते हैं प्लस और आइकॉनिक। ठीक है, प्लस एंड आइकॉनिक। तो अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपके प्लस और आइकॉनिक के साथ। ये बहुत ही बेहतरीन सा बेनिफिट है। सो आप सभी बच्चे लोग जल्दी से फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। जितने ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे सभी लोगों को लाइक शेयर जरूर कर देना है। यह कोड को इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, अभी 1 चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं साथियों। जैसे कि आप वैलिडिटी के साथ आप प्राइसेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इशारे भी कर रहा है भाई, नीचे देखो, अभी 101 कोड को इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक है, जिससे आपको डिस्काउंट अवेल करना नहीं भूलना है। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे प्लस आइकॉनिक के बारे में मैंने बता ही दिया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आइकॉनिक प्लस ये है। तो आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को 24 मंथ से लेके 12 मंथ से लेके 6 मंथ इतने ये 3 वैलिडिटी अवेलेबल है आपके पास, ये प्राइसेस है। ठीक है, आपके पास ईएमआई का भी ऑप्शन से अवेलेबल है यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपके पास ये 4 बेनिफिट्स हैं। तो इन चारों बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं साथियों। तो ये कुछ आप लोगों के लिए। और कोड कहाँ इस्तेमाल करना है, जहां डेमो लाइव लिखा है यहीं पे आपको अभी 101 इस्तेमाल करना है साथियों। तो ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं। आप किस एक ही सब्सक्रिप्शन में आप पूरे अनअकैडमी में जो भी आप नेट की जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नेट का सब्सक्रिप्शन लेके पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पेपर 2 के लिए अलग लेना पड़ेगा, पेपर 1 के लिए अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी टीचर का आप एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आप हायर एजुकेशन आईसीटी के लिए और फिर ये कुछ अपकमिंग क्लासेस हैं मेरी, आप लोग देख सकते हैं साथियों। और इसी तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, तो यह भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स है। तो आप सभी बच्चों के लिए कुछ बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं, जो कि 5 जनवरी से ही लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, तो साथियों ये कुछ आपके पास लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोग एक चीज को देखना पड़ेगा क्या, कि आप लोगों के लिए यहां अवेलेबल है कि आप एजुकेटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कैसे अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप पहले ही अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं साथियों। आपको पर्सनल तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी फीडबैक है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आप जिस लैंग्वेज में चाहें अपने बुक को, अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। ठीक है, प्रेफर कर सकते हैं साथियों। तो ये कुछ बेनिफिट्स है आपके लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के। आप साथ ही साथ बात करते हैं इससे भी बढ़िया एक और चीज क्या है, कि अगर आप लोग 19 फरवरी से लेके 26 फरवरी 19th ऑफ फेब से लेके 26th ऑफ फेब के बीच में 4 PM रेगुलर बेसिस पे आपको कंप्लीट पेपर 1 का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट रैंकर होता है या फर्स्ट रैंक पर आता है तो उस बच्चों को लैपटॉप प्लस 100% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा रैंक 2 से लेकर 5 के बीच में आता है तो उसको टैबलेट प्लस 75% का स्कॉलरशिप। अगर रैंक 6 से लेकर रैंक 15 के बीच में आता है तो साथियों आपको वाउचर 5000 के साथ 50% स्कॉलरशिप भी मिलेगा। 16 to 50 के बीच में आता है तो बच्चे को 2500 से लेकर आपको वाउचर मिलेगा और साथ ही साथ 25% स्कॉलरशिप। और 51 से अगर 100 के बीच में आता है तो 25% स्कॉलरशिप। तो ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए, आई थिंक मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है किसी प्लेटफॉर्म पर जहां पे बच्चों को सोर्सेस के साथ आप लोगों को स्टडी प्रोवाइड की जा रही है, पूरी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत बढ़िया आप लोगों के पास मौका है, इसको मौका को जाने ना दे। तो ये कुछ बैचेस हैं जो कि आप सभी बच्चों के लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों इन बैचेस को भी ज्वाइन जरूर करें। जैसे लेबर वेलफेयर के लिए दे सकते हैं, कंप्लीट पेपर 1 भी है इसके साथ।
कंप्लीट आपका मैनेजमेंट करवाया जा रहा है, इकोनॉमी की क्लास है। तो अब आपके पास बात करें बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे क्या मतलब होता है इसका, कुछ भी कंटेंट अगर आपको एजुकेटर का इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके साथियों, ठीक है। तो आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर स्किल पूल, आप हैंड रेज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। सो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ इंटरेक्शन इन अ लॉजिकल ऑर्डर। अतः क्रिया की निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, या मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट। तो एक बार जल्दी से बताएंगे, जब हम एक लॉजिकल ऑर्डर में अगर हम बात करें जो अपनी एक्टिविटीज हैं तो करना चाहे तो किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। और साथियों आंसर जितने भी बच्चे जुड़ रहे होंगे सभी बच्चों को आंसर्स करने हैं, ध्यान रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर्स करने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे हो सकते हैं उतने ज्यादा बच्चों को आंसर्स करना है। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही होगा। आंसर बी क्या है भाई, कि 2, 3, 1 एंड 4। तो देखो सबसे पहले आप किसी भी काम को करने से पहले आपको क्या करना है भाई, प्लान करना है कि हाउ टू डू, हमें करना कैसे ये कार्य को, इस कार्य के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मतलब क्या कि हमें चीजों को सबसे पहले क्या करना है साथियों, प्लान करना है, और उस प्लान के प्रति प्रिपेयर होना है खुद को, ठीक है। इसके बाद साथियों अपने मटेरियल को प्रेजेंट करना है, ध्यान से समझिए, इसके बाद अपने मटेरियल को क्या करना है, प्रेजेंट करना है, कि अपने मटेरियल को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो सके और हमसे जुड़ सके। अब प्रेजेंट करने के बाद कुछ गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है, उस चीज को लो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एनालाइज करना पड़ेगा जो आपने काम को किया है, मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा क्या है आपके पास, एनालिसिस। बहुत नॉर्मल सी चीज है, आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं साथियों तो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है कि आपको प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, प्लान के साथ आपको खुद को प्रिपेयर करना है प्लान के साथ, और फिर अपने मटेरियल को प्रेजेंट करना है, और फिर अपने वर्क को एनालिसिस करना है कि क्या क्या चीजें आपने एनालाइज कर रहे हो। और उसके साथ अब आपको अपनी गलतियां कैसे पहचान पाएंगे, जब आप एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस करेंगे देन उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट। उसमें कुछ ना कुछ जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मॉडिफाई करना चाहिए तो उसमें मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, दैट इज बी विल बी योर राइट आंसर, और आपका कोई इसमें आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो यही एक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, एनालिसिस ऑफ वर्क डन, एंड देन मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट, ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ गलत होगा तभी तो हम ऐसे एनालिसिस करेंगे, तभी तो हम गलत और सही का पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रभावी शिक्षण का अर्थ वह है जो निम्नलिखित में से छोड़कर सभी आ जाएगा, कि बहुत एंथुजियाज्म के साथ एक टीचर पढ़ाए, ध्यान से समझिएगा, एक्सेप्ट बोला है, आप लोग विदाउट, विदाउट, नॉट, नो, एक्सेप्ट, इन सब में जरूर ध्यान दिया करें साथियों, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, समझिए, ठीक है। या अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट, ये थोड़ा सा स्पेलिंग इसमें गलती हो गया है बच्चों, आपको यहाँ पे करना है, टेंचर यहाँ लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ टीचर होगा, ठीक है, टीचर, ठीक है, CHTER, ठीक। टीचर को फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, एक टीचर को, ये देखो टेंसर यहाँ पे लिख दिया, तो ये टीचर ही होगा, एक टीचर को अपने छात्रों में गलती पाता है। या टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, एक शिक्षक नियंत्रण को तुलना में शिक्षण पर अधिक जोर देता है। या टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, ठीक है, हर चीज तो ठीक है, हर चीज तो ठीक है साथियों, लेकिन अगर एक टीचर ही खुद अगर ऐसा हो जाएगा नेचर का कि अपने बच्चों के अंदर सिर्फ गलतियां गलतियां देखे, सिर्फ गलतियां देखे, बच्चों को उस गलती को सुधारने का प्रयास ना करे, सिर्फ एक टीचर अपने बच्चों को देख रहे यार इसमें तो ये भी कमी है, यार इसमें तो ये भी कमी है, यार यार ये तो लड़का ही खराब है, मतलब ये लड़के पढ़ ही नहीं सकता ये, मतलब क्या तरह तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं उस बच्चे के अंदर, जो फॉल्ट ढूंढ रहा है एक टीचर,
तो कहीं ना कहीं ये आपकी इफेक्टिव टीचिंग में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? अगर उसके अंदर गलतियां ढूंढेंगे, बच्चा डिमोटिवेट होगा, यार मेरे अंदर ये भी कमी है। अभी मैं आप लोगों से अरे यार क्या सारे आंसर आप लोग गलत दे रहे हो यार, पढ़ते वढ़ते नहीं हो क्या? अगर मैं ऐसे करूं आप लोगों को, या फिर क्या पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या, तो क्या होगा कि आप लोग सोचोगे यार, अब प्रेशर में आ जाओगे, आप लोग परेशान होने लगोगे कि यार मतलब सर मुझे ऐसे कह रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत दिक्कत है। फिर आप और वो कोशिश करोगे, तो मतलब क्या, अगर बच्चे के अंदर आप नेगेटिविटी देखेंगे ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा बच्चा। तो हमेशा एक टीचर को कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी देखने की बच्चे के अंदर। अगर कोई ठीक है खराब हो बच्चा, कोई बात नहीं, एक टीचर का मतलब ही यही है कि एक अच्छे बच्चा बना सके, एक अच्छा वैल्यूएबल चीज बना सके बच्चे को, वैल्यूएबल वैल्यूज दे सके बच्चों को, है ना। तो अगर उस बच्चे की तरफ आप गलतियां ढूंढ रहे तो उससे क्या मतलब होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये एक ऐसा फॉल्ट, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इफेक्टिव टीचिंग के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे जुड़ रहे होंगे सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ। यदि कुछ छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो यह किसके वजह से ऐसा होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो टीचर की वजह से ऐसा होता है, या एक शिक्षक ऐसा उसकी गलती होती है, या प्रधानाचार्य की गलती होती है, या फिर प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, या स्टूडेंट की गलती होती है, छात्र की गलती होती है, क्या हम किसी को कह नहीं सकते कि कंप्लीटली इसी की गलती है। तो अगर कोई बच्चा एग्जाम में अगर फेल हो जाता है, बताएं, अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो वह किसकी गलती मानी जाए? क्योंकि टीचर भाई पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल चीजों को देख रहा है, सारे मैनेज कर रहा है, तो हम किसकी गलती माने कि भाई हाँ इसकी गलती है पूरी तरीके से? चलिए तो इफ सम स्टूडेंट्स, यदि कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई आप देखो एज पर थ्योरी, ध्यान से समझना है, एज पर थ्योरी और एज पर एग्जामिनेशन जब आपके दिए जाते हैं, तो आप ये समझिए कि क्लियर बात है, आप लोगों को इतना समझना है यहाँ पे कि किसी को हम एक पे नहीं थोप सकते कि यार प्रिंसिपल ही बेकार है इस कॉलेज का, इस स्कूल का, या ये टीचर ही बेकार है, टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता, यही बोल देंगे टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता, ये समझा ही नहीं पाता सही से, या स्टूडेंट को बोल देंगे यार ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये क्या पढ़ेगा, फेल हो जाता है हमेशा। तो हम किसी को एक पर थोप नहीं सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी। अब मान लो ये कोरोना काल है, ये कोरोना है, ठीक है। अब कोरोना में मान लो किसको गलती दोगे? टीचर को दोगे, स्टूडेंट को दोगे, या फिर प्रिंसिपल को दोगे? किसको गलती दोगे? आप ऐसे समझ लो, एक ही सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन के अंदर 3 लोग लाई कर रहे हैं, किसको गलती दोगे आप? सिंपल सी बात है, आप टीचर को गलती दोगे तो भी आप नहीं बोल सकते यार टीचर की क्या गलती हो, अपना अगर रेगुलर, अब तो ऐसा एजुकेशन चल रहा है कि आया टीचर पढ़ाया, नींद में अब तो हालांकि ओपन ओपन हो गए हैं, पर अभी जैसे कोरोना में चल रहा था, जैसे टीचर को गलती दोगे, यार टीचर तो आया अपना टाइम से पढ़ा रहा है, वो भी मन से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है ना। प्रिंसिपल को गलती दोगे, प्रिंसिपल बीच बीच में क्लासेस में ऑनलाइन आके मतलब किसी में जाके निरीक्षण कर दे, इंस्पेक्शन कर रहा है टीचर का कि टीचर बच्चे क्या क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, या बच्चे की देखो, बच्चा आके आराम से पढ़ रहा है नींद में आराम से, हाँ ठीक है सर म्यूट में है बच्चा, अपना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, किसकी गलती? तो आप किसी को गलती नहीं दे सकते। हो सकता है अब जनरल ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं, जनरल चीजों की बात करूं, तो उसमें क्या है, टीचर को पूरी तरीके से गलती से नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर मान लो पढ़ा रहा है अच्छे से, बाई चांस कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिसकी वजह से सिलेबस पूरा नहीं कर पाया, या प्रिंसिपल अच्छे से नई चीजें को मैनेज कर पाया, या स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई बीच में, तो प्रॉपर किसी को एक चीज को नहीं बोल सकते कि आप बच्चा फेल इसी के ही वजह से होता है, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, क्लियर है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके सामान्यकृत नहीं कर सकते कि इसी की वजह से गलतियां हैं, इसी की वजह से मैं फेल होता हूँ, प्रिंसिपल की वजह से या स्टूडेंट्स की वजह से या टीचर की वजह से, ठीक है। यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? अगर टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इंप्रूव, या फिर रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, या फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स, पीपल्स का मतलब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, या स्टार्ट डिक्टेटिंग। क्या अपने उस शिक्षण पद्धति को कुछ न कुछ उसके अंदर सुधार लेकर आना चाहिए, उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए,
या उस पोस्ट से ही रिजाइन देना, अरे अब तो मुझसे ना हो पाएगा, ऐसा करना चाहिए। या फिर अपने बच्चों के अंदर गलतियां ढूंढनी चाहिए, नहीं ये तो बच्चे ही खराब हैं, मैं सही नहीं हूं, मैं सही हूं लेकिन बच्चे ही खराब है, बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, तो मैं क्या करूं। या स्टार्ट डिक्टेटिंग, हुक्म चलाना शुरू कर दे रहा है, कोई अगर मानेगा नहीं तो गिन गिन के मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं, या ऐसे। तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, सॉरी, ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इंप्रूव। अगर कभी भी लग रहा हो कि बच्चे उसकी तरफ अटेंटिव नहीं हो रहे हैं टीचर को, अगर ऐसा लग रहा हो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य अपने टीचिंग मेथड के अंदर, अपने वैल्यूज के अंदर, अपने वे ऑफ टीचिंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच सकें, या फिर बच्चे हम ज्यादा ज्यादा अपनी तरफ जोड़ सकें, है ना। अब आप लोगों को मैं कहता हूं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप लोगों के लाइक्स जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं कहता हूं शेयर कर दीजिए, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं। तो अब मैं कोशिश यही करूंगा, आप लोग कितने देर तक रहोगे, थोड़ा अगर मैंने उधर उधर मतलब ऐसा मन मर्जी के बेकार तरीके से पढ़ाया, या फिर मेरा मेथड में कुछ गलत हुआ, तो मैं कैसे करूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी चीजों को इतनी अच्छे से इंप्रूव कर सकूं, इतने अच्छे से मैं चीजों को बता सकूं, इतने अच्छे से मैं समझा सकूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। तो मैं क्या है, कहीं ना कहीं आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मैं बढ़ा सकूं, आपको मैं अपनी लैंग्वेज में नहीं, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, तो उसी समय बच्चा जुड़ने का प्रयास करता है, उसी समय बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिस लैंग्वेज में बच्चा समझना चाह रहा है, जिस लैंग्वेज में टीचर समझाना चाह रहा है उसमें नहीं, जिसमें आप लोग समझना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में हमेशा टीचर को बताना चाहिए या फिर समझाना चाहिए। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज, शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य, एक प्राथमिक, हर एक मतलब होता है ना कि अपनी चीजों को किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, तो पहले कार्य किसको प्रायोरिटी देना, टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, या टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स लर्निंग, या टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज वेयर एवर डिजायर्ड, या टू प्रोमोट हैबिट्स ऑफ द कंफर्मिटी टू एडल्ट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो शिक्षक के प्राथमिक कार्य, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स लर्निंग, सीखने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन के लिए झुकना है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी मैं जस्ट देख रहा था, एक बच्चे का मैसेज करते हैं, बच्चे लोग काफी ज्यादा जुड़ते हैं और पूछते हैं इस बात के लिए, सर नोट्स आप लोग प्रोवाइड किया, अगर सर नोट्स भी दीजिए प्लीज, जो भी आपने ये कवर किया वो नोट्स दीजिए। देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं पर्सनली किसी बच्चे को मैं नोट्स ऐसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा सेंड करना, मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको कम्युनिटी एक बनी हुई है हमारी एप्लीकेशंस पे, वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है जो नोट्स होते हैं, जो पीडीएफ्स होते हैं, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे वो पेपर 2 का हो, हर एक चीजें आपको पीडीएफ कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वहां से जुड़कर चीजों को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। ऐसे पर्सनली किसी बच्चे लोग आप लोग मैसेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि सर नोट्स मिल जाए, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है सारी चीजें, तो आप उस चीज को समझें और कोशिश कीजिए कि आप लोग कम्युनिटी ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे आए, आप लोग जुड़े और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कि आप लोग कोशिश कीजिए, जितने भी आप लोगों के पास फैसिलिटी अवेलेबल, उन फैसिलिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और कोशिश कीजिए कि आप लोगों को जो लीगल मतलब ये सारी चीजें हैं, अब ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग इस चीज का प्रयास करें। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे टेलीग्राम हमारा लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट का जो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बच्चे वहां पे जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ने के बाद पर्सनली उसमें अब एडमिन पता चलता है टीचर से, टीचर्स को पर्सनली कॉल करके पर्सनली या फिर मैसेज करते हैं, सर हमें नोट्स चाहिए, हमें ये, तो
तो आप लोगों को मैं बार बार एक चीज को बता रहा हूं, इस चीज से आप लोग थोड़ा सा प्लीज दूर हैं, और कोशिश कीजिए साथियों कि आप लोगों को एक कम्युनिटी प्रोवाइड किया गया है नेट उस पे आपका जो एप्लीकेशन है वहां पे प्रोवाइड किया गया है, और आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाता है, जितने भी पीडीएफ है नोट्स आपको वहां पे दिया जाता है, आप लोग कोशिश कीजिए वहां से डाउनलोड कीजिए, यही आप लोगों से निवेदन है। ठीक है, अब मैं क्लास में हूं, अभी पता नहीं कितने बच्चों ऐसे मतलब डायरेक्ट कॉल करने लगते हैं, सर नोट्स दीजिए ऐसे, मतलब ये तो चीजें परेशान हो जाते हैं ऐसे टीचर्स। ठीक है, तो ऐसे प्लीज इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझिए इस बात को। क्लियर है सभी को? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, तो प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर, एक टीचर का जो प्राइमरी टास्क वह क्या है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गाइड करना, कि कैसे अपनी चीजों को वह सीख सकता है, ज्यादा से ज्यादा कैसे वह सीख सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी बिल्कुल। ठीक है, तो यह आपको बहुत जरूरी है, होना चाहिए क्या कि प्राइमरी टास्क क्या होना चाहिए कि गाइड करना चाहिए एक बच्चे को सब सारी चीजें। अगर आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम होगा बच्चा तो वो आपके ही पास आएगा, कोशिश करेगा कि आपसे चीजों को सॉल्व करवा सके, क्योंकि उसको ये चीज लगेगा साथ में कि हाँ यार ये टीचर मेरे लिए एक एज अ इंस्पिरेशन बन रहा है। ठीक है, ये मुझे हर एक स्टेप में मेरी मदद कर रहा है, मेरे से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट अ डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर, अ टीचर हु इज। इसमें से आपको क्या लगता है कि एक ऐसे टीचर का बिहेवियर सजेस्ट हो कि जिससे एक अध्यापक को अनसक्सेसफुल असफल बना देता है, तो वह ऐसे कौन से टीचर को बना देता है, ऐसा कौन सा व्यवहार है, निम्नलिखित में से किस शिक्षक का व्यवहार शिक्षक के असफल व्यवहार के आयाम को संकेत देता है। ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, अगर हमेशा छात्रों को प्रेरित करते रहें, या बिजनेस लाइक फ्रेंडली अप्रोच है, अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क, या फिर अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक। देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूछा आप लोगों से क्या गया है ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टीचर को अनसक्सेसफुल बना देती है, टीचर का बिहेवियर, अगर ऐसा कौन सा टीचर है जो अगर ऐसा बिहेवियर अपना रखता है क्लास में बच्चों के साथ, तो उसको वो अनसक्सेसफुल फेस करने को मिलता है, तो वह कौन सी चीजें हैं। तो वह चीजें हैं अलोफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क, अलग और नियमित कार्यों पर ध्यान जब अगर केंद्रित हो जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये क्या मतलब है इसका। देखो मतलब यह है साथियों इसका कि अगर कोई टीचर यह कोशिश कर रहा हो, ठीक है, यह कोशिश कर रहा हो कि बच्चों को अलग समझ रहा हो, मतलब एक बच्चे को अलग समझ रहा है और दूसरे बच्चे को अलग समझ रहा है, हमें ऐसा अगर कभी भी हम लेते हैं, कभी भी लेते हैं, और जो नियमित कार्य हो रहे हैं उसको बस सिर्फ पूरा कर दे रहा है, मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब जो नियमित कार्य हो उसको बस पूरा करे, आया अपना सिलेबस पढ़ाया खत्म किया। नियमित कार्य का मतलब ये, ठीक है, आया अपना पढ़ाया और सिलेबस पूरा किया खत्म अपना बाहर। ठीक है, बच्चों से कोई मतलब ही नहीं, अपना आया सिलेबस पढ़ाया बस बात खत्म। अगर सिर्फ ऐसे रखते हैं तो टीचर का बिहेवियर कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल बन रहा होता है धीरे धीरे बच्चों के अंदर। अगर बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब एक बच्चा अलग तरीके से दूसरा बच्चा, मतलब थोड़ा बाइज्ड हो रहा है, अगर टीचर टीचर थोड़ा सा भी अगर बाइज्ड हो रहा है अपने बच्चों के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट और स्टूडेंट में ही कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं बल्कि तरह तरह की बातें और ज्यादा होने लग रही होंगी। तो इससे दूर रहना चाहिए इस चीज से। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी विल बी योर राइट आंसर। अलूफ एंड फोकस्ड ऑन द रूटीन टास्क, अलग और नियमित कार्यों पर ध्यान केंद्रित अगर किसी टीचर का होता है तो आपको यह चीज फेस करने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ टीचर शुड प्रोवाइड ओवरव्यू एक शिक्षक क्या है, शुड प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट इन द क्लास, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन कर प्रदान करना चाहिए, या फिर अभी आप लोगों को बी वाला भी ऑप्शन एक्सप्लेन कर देते हैं, शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, शुड कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑलवेज बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच। देखो ऑब्वियसली बात है कि हमेशा टीचर को कोशिश करना चाहिए कि एक फ्रेंडली अप्रोच, मतलब जब हम टीचर्स के साथ एक मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब एक सोचते हैं कि भाई हम अपने फ्रेंड को कोशिश करते हैं हर चीज बता देते हैं, जो हम जिसको हम बेस्ट फ्रेंड मानते हैं उसको हम कोशिश करते हैं हर चीज बता ही देते हैं, है ना, हर चीज हम बता ही देते हैं कि भाई ये भाई मेरी बात ऐसे मैं अंदर, तो
तो इसी तरीके से टीचर को एक इतना ओपन रहना चाहिए एक बच्चों के प्रति कि एक डर ना हो बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर रेस्पेक्ट होना, डर होना, दोनों में अंतर होता है। एक टीचर, दो तरीके के टीचर होते हैं। मान लो क्लास में टीचर आया तो बच्चे शांत एकदम, होता है ना कि स्कूल में कोई प्रिंसिपल आ गया या फिर टीचर आ गया, एकदम बच्चे शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। अब वो जिस पे एकदम बच्चे शांत हो जाते हैं, वो दो तरह के टीचर हो सकते हैं। एक तो वह टीचर होगा जो टीचर बहुत मारता होगा, जिससे बच्चे बहुत डरते होंगे, है ना, बहुत मारता होगा टीचर मान लो, है ना, तो उससे बच्चे जब डरते होंगे तो वो इसलिए सोचते हैं अरे यार शोर करेंगे तो अभी स्टैंड करके मुझे बाहर खड़ा कर देगा, या तो फिर मुझे मतलब मारेंगे बहुत सारी, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसे फिजिकल वाले टीचर होते हैं ऐसे तरह, है ना। अब एक टीचर क्या है, बहुत रेस्पेक्टफुल, बहुत कम बोलता है टीचर, बहुत कम खुद ही बोलता है, बहुत पढ़ाई से मतलब रखता है, मतलब बच्चे शांत हो जाते हैं। जिससे मान लो क्लास में प्रिंसिपल आ गया तो प्रिंसिपल आते ही तो मारना स्टार्ट नहीं कर देंगे, इसलिए मारना स्टार्ट, पता है कि यार नहीं ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनके सामने बोलना सही नहीं है ना। तो वो रेस्पेक्ट मेंटेन करके बच्चे शांत रहते हैं। तो दो तरीके के यहाँ पे आपको टीचर मिलते हैं। अब इसी तरीके से आपके पास टीचर भी दो तरीके के होते हैं, जो आपके साथ एक फ्रेंडली अप्रोच रखते हैं कि हाँ चलो प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, तो बच्चा बोल सकता है उनके सामने कि सर मुझे ये डाउट है, सर मुझे वो डाउट है, सर मुझे ये प्लीज बता दीजिए, बच्चा अपनी चीजों को रख सकता है ना। तो ये चीजें होना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पर बिजनेस व्यापार जैसा लाइक का मतलब ये है कि कभी बाई चांस बिजनेस लाइक ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कभी ट्यूशन, आप लोग देखते हो स्कूल में ट्यूशन ऐसे बहुत होते हैं, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बिजनेस लाइक की तरह मेंटेन नहीं रखना चाहिए, है ना। बच्चों को जो कोशिश करना चाहिए, बच्चों को प्रॉफिट देना चाहिए, है ना, अपना खुद को प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दो मतलब निकाल रहे हैं, अगर बिजनेस लाइक अगर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना चाहिए अपने जो भी जिस तरीके से भी, चाहे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो ज्ञान में, ठीक है, ज्ञान में प्रॉफिट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक अगर बिजनेस व्यापार यहाँ पे मतलब देखो, अगर मना किया है इसको आंसर देने के लिए, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि बच्चों को ज्यादा ज्यादा ट्रीट करना चाहिए एज ए बिजनेस की तरह, कि बच्चों को ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अब अगर आप बिजनेस लाइक अगर ऐसे कर रहे हैं कि बच्चों से ज्यादा प्रॉफिट आप ले रहे हैं, तो मतलब क्या है यहाँ कहने का, कि आप कहीं ना कहीं स्कूल के साथ अगर बोलते हैं कि बच्चों आप लोग यहाँ तो नहीं, आप लोग मेरी ट्यूशन में आइए, वहां पे पढ़िए, वहां पे आपको अच्छा ज्ञान दिया जाएगा, तो क्या है, कहीं ना कहीं आप बच्चों से प्रॉफिट ले रहे हैं, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अगर आंसर गलत है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये कोशिश करना है समझने का कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकें, सिर्फ आपका यह मतलब नहीं कि आए बच्चों को पढ़ाए और सिलेबस पूरा किया और चल दिए, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था, हाँ पढ़ लिया था, ठीक है। एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, या अपने विषय पर आदेश देना चाहिए, शुड कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, ठीक है। आदेश देना चाहिए का मतलब ये कमांड वाला, मतलब मजबूत, मतलब मास्टरी होनी चाहिए कि हाँ भाई आप अपने सब्जेक्ट में एकदम मतलब वो है, एकदम एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो एक टीचर को वैसा होना चाहिए। तो आप लोगों के आई थिंक आंसर आए होंगे, ठीक है। चलिए, तो डी आपके सभी बच्चों के आंसर सही हैं एकदम, बिल्कुल एकदम, इसका आंसर मुझे लगता है सभी का आ ही गया था। तो डी विल बी योर राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। एक टीचर को हमेशा कोशिश करना चाहिए, शुड प्रोवाइड अ टॉपिक टू बी टॉट इन द क्लास, एक ओवरव्यू, जैसे कि मान लो टीचर क्लास में घुसते पढ़ाने स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। टीचर क्लास में आते ही पढ़ाना अगर स्टार्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आ गया कि बच्चों को फिर वही वाली आ जाती है, बच्चों को सिलेबस पूरा करे खत्म करे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं आपको कोशिश ये करना चाहिए वो उस तरीके से आप लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, उसका एक ओवरव्यू जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। उसका क्या है, आपको एक ओवरव्यू जरूर प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ आप ये चीजें पढ़ाने जा रहे हैं, ये ऐसा है, हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन का इसका इंपोर्टेंस पढ़ेंगे, इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, इसके मतलब जरूर एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। ये क्या है, कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू दे देंगे तो बच्चे के अंदर माइंड मैप तैयार हो जाता है। जब बच्चे के अंदर माइंड मैप तैयार हो जाता है तो फिर वो कभी गलती नहीं करता है, समझने में उसको और आसानी हो जाती है चीजों का, ठीक है। अब यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर दी। अब उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्वियसली अगर क्लास में अगर कम्युनिकेशन स्किल बेटर से बेटर मतलब बहुत अच्छा होगा, तभी अपनी चीजों को बच्चे को समझा पाएगा, ठीक है। और शुड कमांड ओवर ही सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट में कमांड रहेगा तो ऑब्वियसली तभी अच्छा आपको ये सारी चीजें, ये जो टॉपिक कवर करना है, सारी चीजें कैसे आपको पता चलेगा कि आपको शुरू में ओवरव्यू देनी है, ठीक है।
और कोशिश करना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव आपका इसलिए बिल्कुल सही आंसर। कोशिश करना चाहिए अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेटर वे में रखना। तभी तो आप लोग एक चीज देखते होंगे, मैं जब क्लास, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को देखते हो कि मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करता हूँ कि बच्चों के अंदर वो एनर्जी आ जाए। ठीक है, बच्चों के अंदर कम से कम चलो थोड़ी देर की सही, लेकिन पढ़ने तक तो एनर्जी रहेगी उस चीज की। जैसे स्टार्टिंग में आज मैंने आप लोगों को बताया कि बिगिंस विद, ऐसे बताया ना, बिगिंस विद अ जर्नी, ऐसे कुछ थॉट था आप लोगों के लिए कि ना, या टू गेट बिग गोल्स डोंट स्टॉप, ऐसे कुछ करके था। मतलब छोटी छोटी, हिंदी में आप लोगों को बता देता हूँ, वो एग्जैक्ट पूरा उसका लाइन याद है, हिंदी में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने आपको समझाया था क्या, कि आपको बड़ी जर्नी पाने के लिए आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको रखने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप से ही आपको बड़ी जर्नी मिलती है। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को? टू गेट बिग जर्नी यू नीड टू हैव अ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, तो ये क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स। जैसे आप लोगों के अब ये थॉट आपको पूरा मेंटेन करते हैं, चलो भाई एक एक क्वेश्चन करके ही हमारे सोल्यूशन पूरा मिलने वाला आगे तक के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फ्रॉम अ न्यू टीचर एज हिज हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन नए शिक्षक से उसकी व्यवसायिक जिम्मेदारी के रूप में वांछनीय है? चेंजिंग द कोर्स करिकुलम, कॉपरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस, फॉलो द प्रोसीजर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर नन ऑफ द अबव। जब कभी नए शिक्षक कि उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आप आते ही सारे करिकुलम को ही चेंज कर दे, बदल दे, या उसके जो टीचर्स के साथ में जैसे फेलो टीचर्स जो होते हैं उनके साथ एक अलग तरीके से मतलब मतभेद की तरह रहे। ठीक है, नहीं सॉरी मतभेद ना करे और वो रहे, मतलब कोऑपरेट करे एक टीचर के साथ। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, फॉलो द प्रोसीजर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर बच्चों मतलब अपने इंस्टीट्यूट के साथ जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको ज्यादा ज्यादा फॉलो करें। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, क्यों सही इसका आंसर बी होगा? रीजन बीइंग, क्योंकि आप साथियों को ये समझना है कि आपकी स्कूल के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर एक ही सब्जेक्ट के आप ही टीचर नहीं है, वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, तो आपका कॉपरेशन जितना ही बेटर होगा अलग अलग टीचर्स के साथ, उतना ही बेटर बच्चों को बेनिफिट मिल पाएगा। आखिर फाइनली जो मेन एम है टीचर का वो क्या है, कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना, बच्चों की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करना। तो अब यहां पे जब बच्चे को कोई दिक्कत आएगी तो हम क्या कहें, जैसे मैं हूं, मान लो मैं एजुकेटर हूं कॉमर्स का। ठीक है, अब किसी बच्चे को दिक्कत आती है फिजिक्स में। ठीक है, किसी बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत आती है, वो मतलब मैं उसको पढ़ाता तो नहीं, लेकिन वो मुझे बचपन से जानता है कि सर हाँ, ये मुझे बचपन से कहने का मतलब, जैसे मैं प्राइमरी क्लासेस में तो सारी क्लासेस एक ही जैसी होती हैं, तो मुझे बोला कि सर मुझे फिजिक्स में डाउट है, मेरे पास फिजिक्स का कोई एजुकेटर अच्छा सा बताइए जिससे मैं पढ़ सकूं। तो मैं सजेस्ट कर सकूंगा, जब मेरा कोऑपरेटिव होगा टीचर्स के साथ, मैं कहूंगा सर ये बच्चा है, आप उसको प्लीज हैंडल कर लीजिए, थोड़ा सा बताइए इसको, बच्चे को यहाँ डाउट है। अगर मेरा कोऑपरेशन अच्छा नहीं होगा तो मैं किस हक से कहूंगा, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है एक टीचर दूसरे टीचर के बीच में, इससे फाइनली एक बच्चों का बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। और टीचर्स के बीच में क्या, आप समाज में कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी के भी साथ रह रहे हैं, कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ एकदम फ्रेंडली रहना, और कोशिश ये करना है आप लोगों को कि आप समाज में जिस कोने में भी रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं, उसमें कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑपरेशन से ही चीजें आगे बढ़ती हैं अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे वे में भी। ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी होता है साथियों। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ फेल्योर इन द बिगिनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। एक शिक्षक के लिए शुरुआत में असफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, या टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। एक शिक्षक के लिए शुरुआत में असफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, या टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ब्यूरो टीचर न्यू डिफरेंसेस अराइज। अच्छा एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर आने दीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज अ नॉलेज ऑफ द टीचर, द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचर। देखो किसी भी टीचर की अगर शुरुआत होती है तो सबसे जरूरी है कि उस टीचर को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस टीचर को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ना वर्बल एबिलिटी टाइट हैंडलिंग ऑप्शन किस बेस पे करेंगे भाई, है ना। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है आप क्या बोलेंगे, क्या चीजें अपनी रखेंगे। तो अगर नॉलेज होना मतलब सबसे मतलब मास्टरी ऑफ कंटेंट या मास्टरी इन कंटेंट, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अपने कंटेंट में आप एकदम मास्टर्स हो, एकदम ये समझिए मास्टरी हो आपके पास। ठीक है, क्यों बोलते हैं मास्टर डिग्री एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने शिक्षा के या फिर बीएड बोलते हैं बैचलर इन एजुकेशन, तो आपके पास ये जरूरी है कि आप शिक्षा में जिस चीज को आप पढ़ाने जा रहे हो उसके अंदर एकदम मास्टरी आपने हासिल की, एकदम महारत हासिल की हो, ताकि बच्चा कहीं भी किसी भी तरीके से कितना भी एनालाइज करके आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप चीजों को बहुत ही आसान तरीके से उसको समझा सकें। और जब तक आपको खुद वो चीज नहीं पता होगा तो आप बच्चे को उस चीज को नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था, उसको क्लियर कर लेते हैं। आई होप इसको ये वाला आपका क्लियर होगा। तो बच्चे ने कहा था, आई थिंक हाँ, न्यू टीचर अगर होगा तो आपका प्लीज एक्सप्लेन बी इफ द टीचर इज न्यू हाउ द डिफरेंसेस अराइज। अगर देखो टीचर न्यू है तो डिफरेंसेस कैसे अराइज होंगे, मतलब इस क्वेश्चन के यहाँ पे पूछ रहे कुछ अलग से पूछना चाह रहे हैं। देखो अब न्यू डिफरेंसेस अगर न्यू होते हैं टीचर तो डिफरेंसेस अराइज ऐसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर आता है, मान लीजिए सेम मैथ्स के टीचर, मान लीजिए एक मैथ्स का टीचर है, एक मैथ्स का टीचर है और दूसरा भी मैथ्स का टीचर है ना, दूसरा भी मैथ्स का टीचर है। अब यहां पे कहीं ना कहीं मान लीजिए ये इसने 10 यूनिट्स तक पढ़ा दिया एक टीचर ने, दूसरे टीचर ने मान लीजिए वो, अब दूसरे टीचर की जिम्मेदारी जब वो 12 यूनिट, अब पता है आप लोगों को बड़ी क्लासेस में एक दूसरे की यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और सबका पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये मैथ्स का जब टीचर, तो कंपटीशन जरूर होता है, टीचर्स के बीच में भी होता है कंपटीशन, कर यार मेरे को ज्यादा नॉलेज है, मेरे को ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, और सबका चीजों को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो भाई जो 12वीं यूनिट से जो स्टार्ट करेगा, कहेगा मान लो कोई सवाल इन 10 यूनिट्स में से कोई सा भी सवाल मान लो आ गया इसमें, तो या फिर कोई सा सवाल टेस्ट के टाइम पे इस मैथ्स के टीचर ने बनाया, मान लीजिए ये x है ये y है। ठीक है, और y टीचर ने जब पेपर बनाया तो जब बच्चे सॉल्व कर रहे थे तो बच्चे सॉल्व किए तो बच्चे का वहां पे नंबर काट दिया मैथ्स वाले टीचर ने। अब बच्चे ने नंबर काट दिया तो बच्चा बोले, सर बोले, बच्चे बोलेंगे सर आपने मेरा नंबर क्यों काटा, तो बच्चे क्या सर के बोलेंगे आपने इस मेथड से क्यों किया, भाई आपको तो मैंने ऐसा मेथड सिखाया हुआ है तो आपने ऐसे क्यों किया, ये मेथड गलत है। तो वो बच्चा बोलेगा सर मेरी क्या गलती, मैं तो सर जो मेरे पिछले वाले सर मैथ्स के टीचर थे वो तो मुझे ऐसे ही बताया। अच्छा ऐसे बता, नहीं उन्होंने गलत बताया, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस जरूर क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, जब कोई नया टीचर आता है तो कोशिश करता है अपने नए नए करिकुलम के साथ पढ़ाए, है ना, अपना तरीका ही पूरा अलग कर दे। उस टीचर का बिल्कुल माने ही ना, कहते आप आज तक आपने जो कुछ पढ़ा है, आपने जो कुछ समझा उसको एकदम भूल जाइए एकदम। ठीक है, तो एकदम गलत आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट हो ही जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात है। मिरम्बिका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ द फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैंने करवाया भी था एक बार आपको। मिराम्बिका मुक्त प्रगति शिक्षा में विचारों पर आधारित विद्यालय की वकालत किसके द्वारा की गई थी, वकालत 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 किसके द्वारा की गई थी, क्या बार बार पूछ रहे हैं, वकालत किसके द्वारा की गई थी। एम के गांधी मतलब समझ रहे ना, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, विवेकानंद सॉरी, या जॉन डीवे या श्री अरबिंदो। तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर आपका सही होगा। चलिए, और ये आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ गया, श्री अरबिंदो। बहुत नाम सुना होगा आपने, साउथ में भी काफी इनका ज्यादा दिखा था, श्री अरबिंदो। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिरम्बिका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। ठीक है, श्री अरबिंदो। ठीक, आई होप सभी बच्चों को ये चीज पता होगा और ये इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए क्या है बताया वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ अ टीचर कैरियर। शिक्षण कैरियर की शुरुआत में ही एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एक ही कारक है। अगर स्टार्टिंग है किसी टीचर का, अगर वह सफल हो रहा है आगे आने, मतलब इन फ्यूचर वो सफल होने के लिए उसके पास एक ही कारण क्या होना चाहिए, वर्बल फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच के साथ दृष्टिकोण अपना होना चाहिए, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम होना चाहिए कि अपनी व्यक्तित्व और कक्षा में समायोजित करने की एक क्षमता आपके अंदर अवेलेबल हो, ये कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स आपके पास होनी चाहिए, क्षमता और आपके पास पेशेवर नैतिकता होनी चाहिए। चलिए देखो एक बात आप लोगों को बता दो पहले मैं, कि पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि अच्छा दिखना, सुंदरता होना, यही मतलब नहीं होता। पर्सनैलिटी के वो सारी अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं कि आप बोल कैसे रहें, आप उठ कैसे रहें, आप बैठ कैसे रहें, आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसे, आपका बिहेवियर कैसा है, दिस टोटल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप दिखते कैसे हैं, ये नहीं, पर्सनैलिटी के अंदर सारी चीजें आपकी आ जाती हैं कि आप बोलते कैसे हैं, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो सी आपका आंसर इसलिए सही होगा क्योंकि साथियों आपको क्लास में एक जैसे बच्चे नहीं मिलते हैं, समझिएगा ध्यान से, आपको क्लास के अंदर साथियों एक जैसे बच्चे नहीं मिलते हैं। हो एक बच्चा बहुत लो मिलता है, लो से थोड़ा हाई होता है बच्चा, एक ए होता है, मतलब एवरेज बच्चा जिसको कहते हैं, और उससे भी हाई होता है जिसको हम टॉपर बोलते हैं, ठीक है। एक लोअर बच्चा मिलता है, एक एवरेज वाला बच्चा मिलता है, एक टॉपर बच्चा मिलता है, और एक लोअर और टॉपर और एवरेज में से एक बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शैतानी करते हैं, मतलब बहुत नॉटी वाले भी बच्चे होते हैं, इन्हीं बच्चों में से ही होते हैं, हालांकि ज्यादातर, है ना। अब ये नॉटी वाले सर आपने अलग से क्यों लिखा है, रीजन बिंग क्योंकि वो बच्चा जरूरी नहीं है कि जो टॉपर है वो नॉटी नहीं हो सकता, जो एवरेज वाला बच्चा है वो सबसे ज्यादा नॉटी होता है, मैं तो मानता हूँ वो नॉटी नहीं हो सकता, या जो लोअर बच्चा है तो वो नॉटी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, नॉटी इसलिए मैंने अलग लिखा हुआ है। अब इसी चीजों को मैनेज करने के लिए टीचर कितना है भाई, एक टीचर है। अब अगर वो टीचर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्लासरूम में, तो क्या रीजन होंगे नहीं क्लास में एडजस्ट कर पा रहा होगा, कि भाई अब पढ़ाना उसको इस तरीके से है, उस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करना है कि आप सारे बच्चों को एक अच्छे मैनर में, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं, और ऐसी चीजें एडजस्ट हो सके। तो आपको कोशिश करना यही होगा कि अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा क्लासरूम के अंदर, आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि आप क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों के साथ एडजस्ट हो सकें। अब वरना पता चला पीछे बच्चे बैठ के कह रहे हैं आज आज मैं अब पीछे जाके बैठेंगे तो आराम से ऐसे सर रख के आराम से, अच्छा ये पढ़ाएंगे हमें आज, मतलब टीचर को कह रहे हैं अभी अच्छे ये टीचर हैं, अब ये हमें पढ़ाएंगे, इतने बड़े हो गए कि हमें पढ़ाएंगे, मतलब इस तरीके का। वरना फिर बच्चे इस तरीके से, अब बच्चों के अंदर और टीचर के अंदर दो चीज के बीच में एक लीनियंसी होनी चाहिए जो हमेशा क्रिएटेड होनी चाहिए, ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है क्या साथियों, आप लोगों को टाइम में बार बार बता रहा हूँ कि आई थिंक आपको जो टाइम है जो मेरी क्लास, आप लोगों को ना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को मिलती जाएगी। हालांकि मेरी जो क्लास होती है वो 3 बजे होती है, 6 बजे होती है, और सुबह दोपहर में 12 बजे होती है, 3 टाइम पे क्लास होती है। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है साथियों, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे चीजें, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। क्लियर है सभी को, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फॉर अ टीचर in higher educational institution which of the following is the best option to do in a leisure time। उच्च शिक्षण संस्थानों में एक शिक्षक के लिए खाली समय में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। टेकिंग रेस्ट, ये टेकिंग नहीं है, टेकिंग है, ठीक है, ये टेकिंग नहीं है साथियों, ये टेकिंग है, ठीक है।
टेकिंग रेस्ट इन द टीचर्स रूम, रीडिंग मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, या टॉकिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, या फिर डूइंग रिसर्च। समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? उच्च शिक्षण संस्थान में एक शिक्षक के लिए खाली समय में निम्नलिखित में से कौन सा समय सबसे अच्छा विकल्प है? तो क्या होना चाहिए? शिक्षक के कमरे में आराम से रेस्ट, जैसे खाली है टीचर तो जाके आराम से, टीचर्स स्टाफ रूम होता है ना स्कूल में, वहां पे जाके आराम से एकदम मजे मार रेस्ट कर रहा हो टीचर, या मैगजीन्स पढ़ रहा हो लाइब्रेरी के अंदर, है ना, जैसे आती थी ना, मतलब मैगजीन, यार मैं नाम बोलो, न्यूज़पेपर्स के अंदर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर जो प्रशासनिक आपके स्टाफ से उनके साथ आप बात करें, या रिसर्च करने का कोशिश करें। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा टीचर रिसर्च करता है उतना ही ज्यादा ज्ञान होता है, और जितना ज्यादा वो रिसर्च करेगा, नई नई चीजें जानेगा, वही बच्चों को बताने का कोशिश करेगा। तो इनडायरेक्टली तरीके से डेवलपमेंट किसका हो रहा है, माइंड का जो एनालिसिस पावर है वो किसका बढ़ रहा है, वह एक बच्चे का बढ़ रहा है। जैसे मैं अगर चीजों को 10 जगह से पढ़ूंगा, 10 जगह से जानूंगा, जितना ज्यादा मैं कोशिश करूंगा पढ़ूंगा, और उतना ज्यादा आपको मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा, और अच्छे से अच्छी चीजों आपको बता पाऊंगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मैं अपने खाली समय में अगर रिसर्च करता हूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूंगा जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए और भी अच्छी चीजें आपको मैं देता रहूं। ठीक है, तो यहां सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। क्लियर है सभी को? तो आपका आंसर डी इसलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को लाइब्रेरी में जाके बैठ के रेस्ट नहीं करना है, पुस्तकालय में पत्रिकाएं बस पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि आज इसके साथ भी हो, आज हीरोइन ये, आज हीरोइन वो, तो बेकार हो जाए। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम? टेलर की पाठ्यचर्या में मॉडल के घटक क्या क्या है? ये पेपर में पूछा गया है और पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको समझिए वो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग कोशिश कीजिए जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली नहीं बताया जा रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो कोशिश करना है साथियों आप लोगों को कि जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके, आप लोग लाइक करते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो जितना ज्यादा शेयर करते हैं, जितना ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, तो हमें पसंद लगता है, हमें अच्छा लगता है, यार बच्चे आ रहे हैं, क्लास पसंद कर रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज होना चाहिए। ठीक है, और अभी वैसे भी एकदम आप लोग स्वस्थ मस्त हैं, बढ़िया से हैं, बस थोड़ा व्यस्त रहिए पढ़ाई के साथ, क्योंकि अब आपका पेपर आ चुका है, पेपर के बाद रिजल्ट भी आ चुका है। अब उस रिजल्ट को देखते हुए अब आपको आगे पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताएंगे टेलर्स मॉडल करिकुलम क्या था भाई, कि पर्पस होना, आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको इसके पढ़ने से क्या होने वाला, आपके पास अनुभव होना, ठीक है, ये सारी चीजें, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक आपके पास जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव होना चाहिए कि आपका वह चीजें काम आ सके किसी और, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा सक रहे हो। और वेरिफिकेशन ऑफ गोल, यह बहुत जरूरी होना चाहिए कि आपका लक्ष्य कितना सही है। लक्ष्य आपका कितना गई, आपने बस ऐसे ही सोच रखा हो कि बस बच्चे को पढ़ाना है, अपना चले आना है घर, सैलरी लेना है, बस खत्म, आके घर लेना है, घर आके लेना है। कुछ टीचर्स इतने डेडिकेटेड, जैसे आनंद सुपर 30 है, सुपर 30 का मेन एम क्या है, मेन वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स, अगर मेन एम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने इंडिया के अंदर आईआईटीएन पैदा करना, ज्यादा से ज्यादा आईआईटीएन बनाना। उनका मेन एम ये नहीं है कि आना है बच्चों को आईआईटी को पढ़ाना है और कोचिंग मतलब वो करना है, मतलब पढ़ा के उनको बच्चों को बस पास करा के आईआईटी में बस खत्म नहीं, उन बच्चों को पढ़ा के मेन आईआईटीएंस बनाना, ये वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं होना बहुत जरूरी है, ये टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम कहता है। ठीक है, कि पर्पस होना, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें, एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको कितना है, शैक्षिक अनुभव कितना है, इफेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ, ऐसे नहीं कि आप जहां से मन करा वहीं से पढ़ा के आप चले आए यहाँ पढ़ाने, ऐसे नहीं। ठीक है, मतलब कोशिश ये करना है कि आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अनुभव से ही आप बच्चों को सही ज्ञान, सही वैल्यूज दे पाएंगे, एक अच्छे वैल्यूज दे पाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से आपके ही वजह से बच्चे का डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसकी हम थ्योरी करवाएंगे भाई, परेशान ना हो। ठीक है, आपकी थ्योरी करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी भी करवाऊंगा, और आपको क्वेश्चंस तो हर कराऊंगा, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, पीपल एनवायरनमेंट हो, आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो, जो भी है। ठीक है, बाकी और चीजें तो हो भी रही हैं। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपीरियंस्ड टीचर्स डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ द टॉपिक बिकॉज, अनुभवी शिक्षकों को किसी विषय की विस्तृत पाठ योजना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि they can teach more effectively without itself, they are just a few curious students in the class। या कुछ बहुत
कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं अपने अंदर, है ना। या द टीचर इज नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंजेस, not likely to face any challenges from students if they are wrong. Yeah, they can equip themselves in the brief outline, they can specialization in it through experience. ये बड़ा सही है कि छात्रों को, कि शिक्षक को छात्रों को से किसी भी चुनौती का सामना करने की संभावना है ही नहीं, भले वो गलत हो। मतलब मैं गलत हूं मान लो, ठीक है, कितना भी गलत हूं, हमें टीचर मतलब बच्चों से कोई भी हमें ऐसा चीजें चैलेंज को फेस लेना ही नहीं है, भले से हमें कितना भी गलती हमसे, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। So the experienced teachers do not require a detailed lesson plan of the topic because they can equip themselves with brief outline as they gain specialization in through his experience. आपने देखा होगा कुछ टीचर क्लास में आते हैं, ठीक है, आते हैं आपके पास बोर्ड पे लिखना स्टार्ट हो गए, आए अपना पढ़ाए, उनके पास ज्ञान ऑलरेडी इतना पढ़ाया हुआ है, उन्होंने इतना बताया हुआ है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि चीजों को आपको इतना अच्छे तरीके से बता देंगे, आपको कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं, आपको बोलेंगे आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना किताब आपको खोलने की जरूरत है, ना आपको मतलब कोई अगर पेन और कॉपी लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो भी जरूरी, बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना देखते जाइए, समझते जाइए। ऐसे होते हैं टीचर, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। आते हैं क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें अपने अंदर उन्होंने इतनी मास्टरी कर रखी है कि अपने अंदर रखते हो सारी चीजें, बस आपके सामने रखने की देरी होती है। आए बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किए, बस वही अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आगे आए बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया और पढ़ाना स्टार्ट किया, जो मन में वो सारी चीजें आपके सामने लिखते, आप देखेंगे आपने पढ़ाई की है ना। अब ये क्या है, कहीं ना कहीं उनके अनुभव के द्वारा ही आप वो सारी चीजें देखने में मिल पाता है। अब एक और दूसरे टीचर क्या होते हैं, आए आपके पास कॉपी खोलेंगे, ये बोले बच्चे किताब निकाल लो, सभी बच्चे लोग, हालांकि वो तक चलो ठीक है कि बच्चे किताब में लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो बच्चों को ध्यान रहता है कि ये लाइन का मतलब ये है, तो बच्चों किताब पढ़ो, अब रीड करना स्टार्ट करो, करो 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 रीड करो। अब टीचर बैठा रहता है क्लास में, बच्चे रीड करना स्टार्ट करते हैं, रीड करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद टीचर उसका मतलब समझा देगा। ये क्या है, कहीं ना कहीं अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, अभी ये अनुभव मिला नहीं है, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और इसी अनुभव के साथ अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर वो अनुभव नहीं, फिर वो एक तरीके का धीरे धीरे उनके असफल का कारण बनने लग रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एक अच्छा खासा अनुभव ही जरूरी है टीचिंग लाइन के अंदर, क्योंकि आप एक बच्चे का भविष्य डिसाइड करने जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों किताब खोलो, पढ़ो और मुझे समझा भी दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर इतनी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए टीचर्स के अंदर कि अपने आप को एकदम ब्रीफ वे में आपके सामने आके रख सकें अपने अनुभव की वजह से, ठीक है। तो होना बहुत जरूरी है, और बुक की जरूरत नहीं है क्लास में, इसी से ही बस अच्छा सारी चीजें हो जाती है, समझ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, होता है कि मतलब क्लास में मतलब होते हैं ऐसे भाई, एजुकेटर्स आते हैं, टीचर सॉरी, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा, क्लियर है। अब एक आइडियल टीचर कौन है, द आदर्श शिक्षक एक कौन होगा, ठीक है, एक आदर्श शिक्षक कौन होगा, कवर्स द होल सिलेबस इन द क्लास, हेल्प्स स्टूडेंट्स इन लर्निंग, इट इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, या इट इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। एक आदर्श शिक्षक कौन है, कक्षा में पूरे पाठ्यक्रम को शामिल करता है, अपने छात्रों को सीखने में मदद करता है, या एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक है, एक सख्त अनुशासक है। तो कौन होगा एक आदर्श शिक्षक, तो एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, एक आदर्श शिक्षक कौन है। Covers the whole syllabus in the class, helps his students in learning, it is a friend, philosopher and guide, या it is a strict disciplinarian। चलिए देखो, और आप लोग कोशिश कीजिए, जितने बच्चे आंसर कर होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डाल के तब 15 का सी, 15 का डी, या फिर जो भी आप लोगों को आंसर करना है नंबर डालते रहे। देखिए जैसे कि आप लोग सी बोल दिया, मैंने सी आ गया आंसर। क्या है कि एक आइडियल टीचर वही है जो एक तरीके का फ्रेंड की तरह आपके साथ क्रिएट कर रहा हो, आपके साथ रह रहा हो, एक फिलोसोफर की तरह, ठीक है, दार्शनिक, एक गाइडर की तरह, या आप समझिए ऐसे कि डायरेक्टर की तरह, मतलब आपको डायरेक्ट कर सके आपकी लाइफ में, आपको मार्गदर्शन दिखा सके कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, आप किस वे में चले तो ज्यादा सही है,
किस वे में चले तो ज्यादा गलत है। मतलब ये चीजें आपको एक जरूरी है, और एक दार्शनिक तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दार्शनिक आपके जो एक फिलोसॉफिकल जो टीचर होता है, वह आपको फ्रेंड के साथ आपको क्या सही क्या गलत वो अपने फिलोसॉफिकल वे में चीजों को अगर बताता है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कभी जितनी भी आप जो गलतियां करें उस गलतियों को रिपीट नहीं होने देगा वो टीचर, क्योंकि आपको इस तरीके से समझा देगा, इस तरीके का आपको दार्शनिक होता ही क्यों है कि आपको पूरी तरीके से दर्शन करा देता है वो सारी चीजों का, जो चीजें आपके लाइफ में हो रही होती है और जो आप कर रहे हो उसके का जो उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके लाइफ में, वो सारी चीजें आपको बता देता है। तो आपको खुद समझ में आ जाती है चीजें कि भाई अब ये चीजें अगर मैं करता हूं तो ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं, अगर करता हूं तो ये प्रॉपर गाइडेंस तभी मिल पाती है। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। फिलोसोफर इसलिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपको लाइफ में सत्य का ज्ञान करवा सके, ठीक है, आपको सत्य का ज्ञान, एथिकल चीजें आपको मिल सके, ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है आपको लाइफ में होना। क्लियर है? सिर्फ देखो क्या है, हेल्प हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, सिर्फ अपने छात्रों को सीखने में मदद करे, सिर्फ इतना नहीं होने चाहिए। ये हेल्प क्या करना हुआ भाई, एक बात बताओ, टीचर का पढ़ाना है, ध्यान से समझिएगा, हेल्प का मतलब तो ये हुआ कि भाई बच्चा मजबूर है यार, बच्चे को जरूरत है, ऐसा नहीं, टीचर को हेल्प थोड़ी नहीं करना, उसका काम है ये हेल्प नहीं करना है। हेल्प तो वहां किया जाता है जहां पे जरूरी, वहां मदद की जरूरत है भाई, यहाँ पे सीखने की जरूरत, टीचर का ये वर्क है, ये टीचर का मतलब क्या है, शिक्षक, शिक्षक जो शिक्षा दे सके, ये शिक्षक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो हेल्प कर सके बच्चों को सीखने में, ये हेल्प करना थोड़ी ना हुआ, उसका तो काम ही है सिखाना, उसको काम ही है पढ़ाना, ठीक है। लेकिन एक आइडियल टीचर कौन है, जो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा दे सके, शिक्षा तो सारे टीचर दे रहे हैं, वो है जो एक फ्रेंड की तरह अपने बच्चों के साथ रहे, एक फिलोसोफर की तरह एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सके हर एक स्टेप पे एक बच्चे को, ठीक है, तो यह होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है? तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिरा हुआ है क्योंकि the field of education is permeated by conflicts and micro conceptions because of the subjectivity of the interpretation, problems that are not amenable to rigorous scientific investigation, a lack of youth teaching methods, और या ऑल ऑफ द अबव। शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिरा हुआ है क्योंकि the field of education is permeated by conflicts and misconceptions because of the subjectivity of the interpretation, problems that are not amenable to rigorous scientific investigation, या lack of youth teaching methods। अब शिक्षण विधियों, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिकेटेड, एक क्षेत्रीय संघर्ष और भ्रांतियों से घिरा हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट एमेनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, समस्याएं जो कठोर है वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। कुछ समस्याएं ऐसी है लाइफ में जिसका वैज्ञानिक जांच नहीं किया जा सकता, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा व्याख्या है किसी विषय की, वह भी नहीं हम कह सकते। लैक ऑफ यू टीचिंग मेथड, या फिर गतिविधि, कुछ आप विधियां गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने में, इसलिए ये ऐसा हो सकता है। लेकिन नहीं, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि हर एक चीज का साइंटिफिक रिजल्ट नहीं हम निकाल सकते, समझ पा रहे हैं, हर एक चीज का साइंटिफिक रिजल्ट नहीं निकाल सकते, हर एक चीज का मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो बच्चे का साइकोलॉजिकली इंपैक्ट हुआ, चाहे वो बच्चे का फिजियोलॉजिकली इंपैक्ट हुआ, मतलब किसी भी तरीके का, हम आपको समझिए हर तरीके से, हमेशा जरूरी नहीं कि शिक्षण की विधि के कमी की वजह से ही आपका मिसकंसेप्शन या कॉन्फ्लिक्ट्स जुड़े होते हैं, संघर्ष और भ्रांतियों से जुड़ा होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जरूरी यह भी होता है कि आपके पास अगर वैज्ञानिक जांच सही नहीं है तो
उस समस्या को आपको अपने एंड से हेल्प करना पड़ता है। समझिएगा मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, आप उस चीज को समझिए। अगर आपके पास किसी चीज का अगर साइंटिफिक रीजन नहीं मिल पा रहा है, एक साइंटिफिक आपके पास ये समझिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? आप समझिए किसी भी बच्चे को अगर इतनी प्रॉब्लम है, इसकी कोई दिक्कत है जिसको आप साइंटिफिक रीजन तरीके से अगर नहीं समझा पा रहे हैं, साइंटिफिक रीजन अगर उस बच्चे का रीजन नहीं पता लग पा रहा है, इन्वेस्टिगेट करके नहीं पता लग पा रहा, तो अब आपको उसको सॉल्व तो करना ही है। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स के मामले में आप असफल हो रहे हैं। अब टीचर्स के मामले में अगर असफल हो रहे हैं तो आप टीचर्स कहने में थोड़ा सा बच्चे को शर्म आएगी। समझ पा रहे हैं? मैं शर्म आने का मतलब क्या है कि एक टीचर बच्चा कैसे कह सकता है टीचर को? टीचर्स को मतलब होता है गुरु, जो ज्ञान दे आपको, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अब वो आपको लाइफ में उस स्टेज पे, क्योंकि आपके आने वाली पूरा फ्यूचर आपके उस गुरु के शब्दों पे, उस गुरु के एक्शंस पे जो होने वाला वो आपके ऊपर होने वाला है। अब आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम वो ऐसी है कि उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व तो करना है। तो सॉल्व करना है तो ये संघर्षपूर्ण किसके लिए है? आपके टीचर के लिए है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सके, जबकि इसका साइंटिफिक रीजन नहीं है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, साइंटिफिक तरीके से नहीं हो सकता। तो वह क्या है? कहीं ना कहीं शिक्षा, आपके शिक्षक के द्वारा ही वह संघर्ष बन जाता है जब ऐसी कोई रीजन चीज, ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं। क्लियर है? तो आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक टीचिंग मेथड को तो बदला जा सकता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा अब याद ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझा देंगे। इनको तो समय लगता है ना, समस्या जो ऐसी कठोर हो जो कि वैज्ञानिक उत्तरदायी हो ही ना। ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लेसन अ टीचर एम्स टू गेट स्टूडेंट्स। एक पाठ योजना के प्रस्तावना भाग में एक शिक्षक का लक्ष्य विद्यार्थियों से प्राप्त करना होता है, वह क्या प्राप्त करना होता है? असाइनमेंट्स या फिर एप्टीट्यूड, अटेंशन या एबिलिटी? तो क्या प्राप्त करना होता है भाई? इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान अ टीचर एम्स टू गेट स्टूडेंट्स। एक पाठ योजना के प्रस्तावना वाले भाग में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, एक शिक्षक का लक्ष्य विद्यार्थियों को से प्राप्त करना होता है, स्टूडेंट का, कि बच्चे का असाइनमेंट पूरा है कि नहीं है भाई, बच्चे की योग्यता कितनी है, बच्चा कितना ध्यान दे रहा है, बच्चे की क्षमता कितनी है उसको एब्जॉर्ब करने की। तो एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करें, फिर आप लोगों को समझा सके। तो बहुत जरूरी यहां है, देखो आपको समझने की जरूरत यही है कि जब टीचर कोई लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे का उस लेसन के प्रति अटेंशन कितना है यह समझना बहुत जरूरी है भाई। जब आप यह चीज समझने में सफल हो पाएंगे कि बच्चे का टेंशन कितना है, तो आप अपने चीजों को रखने में बहुत सफल होने की, यार मुझे अपनी चीजों को कैसे रखना है, क्योंकि आगे आपको अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी ये पूरा लेसन आपको पढ़ाना है, बच्चे को पूरी तरीके से आपको इसका ज्ञान देना है, बच्चे को पूरा आपको इस लेसन को इस तरीके से समझाना, इस तरीके से बताना है कि बच्चे कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से अगर कोई भी आके पूछ सके तो आप उसको बता सके। अब वो चीज कैसे हो पाएगा? वो चीज ऐसे हो पाएगा कि आप स्टार्टिंग में ही बच्चे का अटेंशन देख लें कि उस सब्जेक्ट के प्रति कितना है, उसको और कैसे हम बता सकें कि बच्चे का अटेंशन बढ़ाया जा सके। तो बच्चे का अटेंशन देखना बहुत जरूरी है कि बच्चा कितना अटेंटिव है हमारे इस लेक्चर को सुनने के लिए। जितना अटेंटिव होगा उसी तरीके से हम अपनी वर्ड्स को, अपनी वर्बल एबिलिटी को, चीजों को हम मैनेज कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप समझिएगा, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, एक टीचर को प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए, कि प्राथमिक कार्य नहीं, सॉरी, कुछ ऐसे क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा कि एक टीचर को अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने आप को क्लासरूम के अंदर एडजस्ट कर सके। तो वो एडजस्टमेंट कहां से पता लग पाती है? यहीं से पता लग पाता है भाई, कि जब वो स्टार्ट कर रहा होता है, चीजों को बता रहा होता है, तो चीजों को जब समझा रहा होता है, तो वो स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि बच्चे का अटेंशन इस क्लास में किस किस बच्चे का, कैसे कैसे बच्चे का कैसा अटेंशन रहा है, कैसा अटेंशन है ना। जितना बच्चा अटेंशन होगा उसके बाद हम बच्चे का, हम एबिलिटीज को, एप्टीट्यूड को, उसको पहचान पाते हैं कि बच्चा कितना इसको पढ़ाई के प्रति इसका ध्यान केंद्रित है। ठीक है, तो यह होना बहुत जरूरी है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, बाकी तो सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन।
शिक्षण में प्रश्न पूछने का कौशल सर्वाधिक उपयोगी है। ensuring students active participation in learning, memorizing the facts by students, making the students disciplined, preparing the students for examination। शिक्षण में प्रश्न पूछने का कौशल सर्वाधिक है कि सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखना, छात्रों को अनुशासित बनाना या फिर छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए चलिए, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एंसरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। बहुत जरूरी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए अगर माना जाए कि क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल। शिक्षण में प्रश्न पूछने का जो कौशल सर्वाधिक उपयोगी है, वह उपयोगी इसी बात पे रहती है कि आपके बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है सीखने के लिए वह ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग। निम्न में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में गलत है। तो एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर आपका सही होगा। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, स्टूडेंट इनकरेक्ट है। हमें जो बोला गया है वह हम ये कहते हैं कि ये एक टीचिंग का मेथड है, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि आप लोग इस तरीके से समझिए। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे समझिए, देखो माइक्रो टीचिंग यहाँ पे क्या पूछा, इनकरेक्ट बोला, ये करेक्ट मत समझ लीजिएगा। ठीक है, या इसी तरीके से नॉट करेक्ट भी बोल सकता था आपको। ठीक है, या इसी तरीके से इसको ये भी पूछ सकता था, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ या इन सेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग एक्सेप्ट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेगा, एक्सेप्ट किसके द्वारा, इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, कोर टीचिंग स्किल, प्रैक्टिस सेपरेटली, या फिर क्वेश्चनिंग ऑन द वन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखो माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके की ट्रेनिंग होती है, ऐसे समझिए, एक तरीके की यह ट्रेनिंग होती है जो कि आपको एक तरीके से समझिए प्रैक्टिस करवाया जाता है, एक थोड़ा अलग तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाता है बच्चों के लिए, या शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनवाए जाते हैं, या शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस समझे, या फिर छोटी छोटी क्लासेस समझे, फिर बच्चे फीडबैक देते हैं कि ये टीचर कितना अच्छा है आप लोगों को समझाने में। मतलब माइक्रो टीचिंग समझिए एक तरीके का आपको प्रैक्टिस वाला लेवल है, अब ये ट्रेनिंग वाला लेवल है। ट्रेनिंग जो करवाया जाता है वो समझिए, जब टीचर का ट्रेनिंग हो रहा होता है तो वो समझो माइक्रो टीचिंग वाला ही पार्ट चल रहा है अभी, जब तक टीचर को ट्रेनिंग में रखा गया है। ठीक है, वो आपका समझिए पार्ट चल रहा है किसका, आपका माइक्रो टीचिंग का पार्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को क्या होता है माइक्रो टीचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग किसके मुख्य प्रतिपादक थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड। सो किसके प्रतिपादक थे आपके आर्मस्ट्रॉन्ग, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड। आर्मस्ट्रॉन्ग किसके मुख्य प्रतिपादक थे, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ, जल्दी से, समस्या समाधान विधि,
चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये क्या थे भाई, आपके आर्मस्ट्रांग अनुमानी पे ज्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है, जो हम अनुमान लगाते हैं ज्यादा ज्यादा, नहीं है ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये क्या एक अनुमान आप जब लगाते हैं ना, तो वो आपका आर्मस्ट्रांग ने ये चीजें दिया था, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड लगाते हैं कि कुछ आपको अनुमानी तौर पर भी चलना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ, चर्चा विधि उपयोगी है यदि द टॉपिक इज वेरी इजी हो, वह टॉपिक बहुत डिफिकल्ट हो, या द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, या इन ऑल सिचुएशन डिस्कशन मेथड आपका यूजफुल होता है कब कब, जब आपका टॉपिक बहुत आसान हो, इतना आसान कि मतलब बस चाय पिए और वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, और द टॉपिक इज वेरी या कठिन हो, थोड़ा मतलब लगे कि हाँ यार इसका लेवल है, या द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, हाँ यार लगे यार ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, ठीक है। दो तरीके से बोलते हैं कि यार ये तो मेरे लेवल का नहीं है, या तो बहुत डिफिकल्ट हो या तो बहुत इजी हो, जो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन है वो यही बता सकता है, बहुत इजी हो। अब जैसे मैं हूं, अब मेरे को बोल दिया जाए 2+2 बताओ कितना होगा, कहते हैं अरे यार ये तो मेरे लेवल का है ही नहीं। अगर यही कुछ बोलता है 2/2 मतलब, या कुछ ऐसा बोल दिया जाए जो कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं और देखा ना, तो मैं कहता यार मेरे लेवल का ही नहीं है, IIT का दे दिया मैथ, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये सारे ही सिचुएशन में डिस्कशन मेथड का आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ रहे हैं डिस्कशन मेथड की हर एक सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ती है, हर एक सिचुएशन में। आपका टॉपिक चाहे बहुत इजी हो, आपका टॉपिक चाहे बहुत डिफिकल्ट हो, आपका चाहे टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, क्योंकि हो सकता है इजी टॉपिक भी आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन जब करते हैं पेपर में सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी आपको इजी टॉपिक भी इतना लगता है, इतना इजी टॉपिक भी ऐसा लगता है उसमें गलत करके चले आते हैं, अरे यार जल्दी जल्दी हो रही यार, ये तो इतना इजी था, कैसे गलत कर सकता हूं मैं। तो ये तो हालांकि वैसे पेपर की बात करें, वैसे सिचुएशन की अगर बात करें तो सिचुएशन में हर एक टॉपिक को अगर डील करते हैं आप लोग, सॉरी डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा होता है कि आपको नए नए व्यू पॉइंट्स मिल पाते हैं, व्यू पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स मिल पाते हैं कि भाई कितना आपके लिए जरूरत है, ठीक है, तो यह बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द आर, इट इज द अडॉप्टेड बाय फेमस इंस्टीट्यूशंस, it makes the teaching effective and efficient, या it attracts the students towards the teaching and learning activities। शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि यह समय की ऐसी मांग है इसलिए ऐसा है, या इसे प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाया जाता है, या यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, ये समझ लीजिए, या छात्रों को शिक्षण और सीखने की गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा आपका सही आंसर, ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। इट इज द एंड ऑफ द आर अडॉप्टेड बाय द फेमस इंस्टीट्यूशंस, मेक्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज यह टीचिंग को काफी ज्यादा क्या बना दे रहा है भाई, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे अब ये ऑनलाइन कोर्सेस आप लोगों के लिए ऑल स्टार्ट हो गए, अगर ये नहीं होता, अगर आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो सोचिए कोरोना के टाइम पे एजुकेशन हमारा कितना, हालांकि बहुत पीछे हुआ है, लेकिन और समझिए उस टाइम कितना पीछे हो जाता अगर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती। क्या हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी ये इफेक्टिव माना जाता? नहीं माना जाता। क्या ये एफिशिएंट माना जाता? नहीं। उस समय का सोचिए, उस समय का सोचिए जब ये क्या कहते हैं, मतलब काफी ज्यादा कोरोना में ऐसी दिक्कत आ गई कि लोग एक एक दो दो महीने तक, तीन तीन महीने तक घरों में बंद रहे। तो ये समझिए, तो उस समय एजुकेशन लेवल बिल्कुल बंद, एकदम बंद हो जाए, सोचो उस समय कहाँ जाएगा हमारा देश का भविष्य, देश का क्या पूरी दुनिया का भविष्य कहाँ जाएगा अगर ये टेक्नोलॉजीज नहीं होती। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा बच्चों को काफी डाउट ये भी हो रहा होगा कि भाई डी सर क्यों नहीं होगा, इट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। भाई
आपका इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट के अंदर ही यही चीजें आ गई कि आपको अट्रैक्ट करता है काफी ज्यादा आपको सीखने में। भाई सिंपल सी बात है यार, आप लोगों को समझिए ये इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या हो रहा है, क्या इफेक्टिव और एफिशिएंट हो रहा है, क्या इफेक्टिव और एफिशिएंट हो रहा है, यही तो कि काफी ज्यादा बच्चे उसके अंदर जुड़ रहे हैं, इसीलिए तो काफी ज्यादा बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छे मतलब बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जुड़ रहे हैं तभी तो इफेक्टिव एफिशिएंट हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, आप सब पार्ट को देख रहे हो, इट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, ये एक सब पार्ट है। इसका जो मेन पार्ट वो क्या इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। अब कैसे वो होगा वो ये है, इट अट्रैक्ट्स बिकॉज इट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। तो क्या है, डी आपका एक सब पार्ट बन जाता है, बट मेन पार्ट जो है वो आपका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकता है। ठीक है, आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, सॉरी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, ठीक है, इसलिए वह यूजफुल है क्योंकि वह इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना देता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। यहाँ पे थोड़ा सा टीचिंग के साथ अगर लर्निंग भी लगा होता तो ज्यादा बेटर है। आई थिंक जो पेपर में जब पूछा जाएगा तो शायद आपसे ऐसे ही पूछा जाए, तो यहाँ पे टीचिंग लिख दिया जाएगा एंड लर्निंग, जैसे आप देख रहे हैं ना, टीचिंग टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, तो टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव और एफिशिएंट। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों ही यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक से हुई है। ठीक है, चलो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विच कंपोनेंट माइट बी इंक्लूडेड इन अ लेसन प्लान, पाठ योजना में कौन से घटक शामिल किए जा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ, चलिए चलिए तो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर सही होगा। डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन ऑफ लेसन, varied materials and media to supplement and clarify the content, specific objectives of the lesson या all of the above। पाठ योजना में कौन से घटक शामिल किए जा सकते हैं, पाठ का विकास या रूपरेखा। सो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या साथियों, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी ही चीजें एक लेसन प्लान के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, डेवलपमेंट लेसन को डेवलप करने के लिए क्लियर है, या एक आउटलाइन बनाना चाहिए लेसन के लिए। ठीक है, ये वेरिड मटेरियल्स एंड मीडिया टू सप्लीमेंट टू क्लैरिफाई द कंटेंट, आपके पास अलग अलग तरीके की मटेरियल्स हो, ऐसे मीडियम आपके पास हो, सप्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड किया जा सके कि जिससे आपका कंटेंट बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ क्लियर हो सके, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, पाठ के विशिष्ट उद्देश्य हो, अपने कुछ हर एक लेसन के अपने ऑब्जेक्टिव्स हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर ये सारी ही चीजें होंगे, ये सारी तीनों ही चीजें आपके लेसन प्लान के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके लेसन प्लान के अंदर होना बहुत जरूरी है साथियों। क्लियर है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज, ड्रिल और अभ्यास के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक क्या है, क्वेश्चनिंग है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, या फिर एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शन है, या फिर डिस्कशन ओरिएंटेशन है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, ड्रिल और अभ्यास के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक क्या है, क्वेश्चनिंग करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, एक्सपेरिमेंट अनुभवात्मक निर्देश देना, या चर्चा करना। चलिए चलिए
तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपका बिल्कुल सही आंसर, प्रत्यक्ष निर्देश देना, सॉरी प्रत्यक्ष निर्देश देना। ठीक है, यह आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, ड्रिल एंड प्रत्यक्ष निर्देश देना। प्रत्यक्ष निर्देश मतलब होता है कि आप समझिए आपके पास कुछ प्रमाण हो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब क्या, उसका आपके पास प्रमाण हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास एक्सपेरिमेंट आपके पास हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट से मतलब सर एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शन वो एक अलग चीज है। ठीक है, चलिए उसका मतलब कुछ और है, मतलब ये है। ठीक है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना यहाँ आपका बिल्कुल पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस इज मेड इन इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड या डिस्कशन मेथड। एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए, तो अच्छा आंसर आ गया। चलिए, आपका सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ड्रिल मेथड। प्रैक्टिस इज मेड इन, देखो क्या ऊपर यहाँ पे बोला गया है, प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड। आपको ऑब्वियसली पता है ड्रिल मेथड, आपको पता है ये सारी चीजें क्या होती हैं, कि वहां पे आपको रिपीटेशन ऑफ चीजें, आपको जो भी आपने पढ़ी हुई है उसको बार बार रिपीट करवाया जाता है। आपको क्या जो है रिवाइज या रिपीट करवाया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, रिवाइज या रिपीट बार बार जो करवाया जाता है वो आपका कौन से मेथड में आएगा, वो क्या होता है, प्रैक्टिस ही तो करवाया जा रहा है आपको। क्या करवाया जा रहा है साथियों, आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, आपको बार बार अपनी चीजें रिपीट करवाई जा रही है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिपीट करवाया जा रहा है, तो वो क्या है, प्रैक्टिस मेथड, मतलब प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आपका ड्रिल मेथड के अंदर होता है। क्लियर, आपको सिचुएशंस पहले ही देके, रूल करने से पहले, एक्शन करने से पहले ही आपको चीजों को सिचुएशन या फिर एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं, तो आपको वो क्या हो गया, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में आपको क्या हो गया कि अब उस पर एक्शन किया जाता है, डायरेक्ट एग्जांपल्स लिए जाते हैं, उदाहरण लिए जाते हैं। आपका मतलब क्या, कोई भी चीज काम करने से पहले एक उदाहरण दे दिया जाए, कुछ चीजें बता दिया जाए, समझा दिया जाए, आपको सिचुएशंस कोई दे दिया जाए, तो पहले ही मतलब तैयार कर दिया जाता है, वो इंडक्टिव मेथड होता है। फिर इसको डिड्यूस किया जाता है, कोई चीज मतलब वाला आपको आने वाला है, कोई सिचुएशन है ना, आपको पहले से ही उसको बता दिया जाता है, सारी चीजें कर दिया, मतलब सिचुएशन दे दी जाती है। अब उसको डिडक्टिव में क्या होता है, अब वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, रूल करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रूलिंग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बिल्कुल सही आंसर। और ड्रिल मेथड में हम उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, और डिस्कशन, हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, आपको मेमोराइजेशन आपका ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, मेमोराइजेशन बहुत मेन चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे मेमोराइजेशन, ठीक है, मेमोराइजेशन होना बहुत जरूरी है आपके प्रैक्टिस, ये ड्रिल मेथड के अंदर। ठीक है, मेमोराइजेशन होना। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है आपको। ठीक है, तो सी आपका होना मतलब जरूरी है क्या, कि मेमोराइजेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें ड्रिल मेथड के अंदर, और इसे कैसे हो पाता है, प्रैक्टिस, आपको बार बार रिपीट करवाया जाता है। ठीक है, मेमोरी को आप मतलब मेमोरी में रहे आपकी, इसलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूज फॉर टीचिंग, निम्नलिखित में से किस विषय में भूमिका निभाना शिक्षण के लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो सकता है, हिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स या फिर लैंग्वेज। क्या पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे फिर से। निम्नलिखित में से किस विषय में भूमिका निभाना शिक्षण के लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो सकता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूज फॉर टीचिंग, हिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स या फिर लैंग्वेज। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे।
चलिए, ए आपका बिल्कुल सही आंसर। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूज फॉर टीचिंग। तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझिएगा क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा रोल क्या होता है टीचिंग के अंदर या उपयोगी होता है या हो सकता है, वह होता है हिस्ट्री। देखो यहाँ क्या होता है बच्चों, हिस्ट्री होता है। ध्यान से समझिए। आप बोलेंगे सर ये हिस्ट्री, ये क्या मतलब है भाई? हाँ, हिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट ही सिर्फ नहीं, हिस्ट्री का मतलब यह हो गया आपको कि आप कोई भी चीज बता रहे हैं या फिर कोई भी चीज पढ़ाने जा रहे हैं, जब टीच करने जा रहे हैं तो उसका एक पहले एक छोटा सा इतिहास बता देना, एक उसका पहले आप उसका रोल बता दीजिए कि एक्चुअल में ये ऐसा हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो क्यों पढ़ रहे हैं या फिर इसका पढ़ने का जो कारण है, ये कहाँ से टॉपिक निकल के आया, तो उसका आपको पूरा पहले इतिहास बताना। तो हिस्ट्री पढ़ना बड़ा इसलिए जरूरी हो जाता है, जब आप वो जान लेते हैं तो आपको वो आगे समझने के लिए ईजी बन जाता है। ठीक है, आपके लिए वह चीज इजी बन जाता है। वह इजी इसीलिए तो बनता है कि आप उस चीज को अब जान चुके हैं, उसका इतिहास जान चुके हैं। अब जब उसका इतिहास जान सकेंगे तो अब आप चीजों को समझ सकेंगे अच्छे से, क्योंकि आप इसको पहले से जानते हैं, है कि नहीं है? आप लोगों को चाहे मान लीजिए यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वहां पे हिस्टोरिकल चीजें भी पढ़नी पड़ती है। क्यों हिस्टोरिकल चीजें पढ़नी पड़ती है? क्योंकि आपको पता हो कि आपका आज जो भारत है इसके पहले कैसा भारत था। ठीक है, उस भारत के सिचुएशन में और आज के भारत के सिचुएशन में क्या अंतर है। ठीक है, उस समय क्या सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता था, उसी हिसाब से आज आप कैसे अपनी भारत, आज जो करंट में आपका इंडिया है, जिस जैसे फेस देख पा रहे हैं अपने इंडिया का, उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं आप, या इसको आप कैसे हैंडल करते हैं। तो यह होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिस्ट्री का होना बहुत जरूरी। ये ज्यादा यूज किया जाता है टीचिंग्स के अंदर। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप इससे आप अपने इतिहास बता सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स का, कि इस सब्जेक्ट इतिहास का मतलब, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट, मतलब क्या कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका एक इतिहास बता देना पहले ही स्टार्टिंग में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? विच इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, या फिर बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स। टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? विच इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ द टीम टीचिंग। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, विच इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग, टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टेक्निक टीचिंग टेक्निक्स। चलिए, तो सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे जुड़ रहे होंगे, आंसर सभी लोगों को करना है। सभी बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर्स करें, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक क्लासेस को बच्चों लाइक शेयर नहीं किया हो, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हों, लाइक शेयर आप सभी बच्चों को कर देना है। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है भाई। देखो, आपके वीडियो के अंदर नीचे एक लाइक है, लाइक बटन दबाना है। आप लोगों से एक लाइक से हमें भी पता लग पाता है कि यार वीडियो कितना आप लोगों को पसंद कर पा रहे हैं, कितना आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये अच्छा लगता है आप लोगों को देखने में। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है, गुरु दक्षिणा में यही हमें चाहिए होता है। ठीक है, चलिए, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द टीचर्स, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह टीचर के लिए जरूरी नहीं होना चाहिए कि उसको फाइनेंशियली कितना बेनिफिट मिल रहा है। जिस दिन यह चीज आ जाएगा टीचर के अंदर, तो मैंने बताया था ना कि फिर वो बिजनेस लाइक बन जाता है फॉर हिज प्रॉफिट। उसको टीचिंग के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना उस टीचर को बच्चे से फीस मिल रही है, या फिर वो बच्चा कितना, मतलब टोटली कितना सैलरी मिल रहा है उसको, मतलब टोटली जो एडवांटेज है, अगर टीम के अंदर सिर्फ ये हो जाए कि ये फायदा होना बहुत जरूरी है भाई, कि टीचर्स को पैसा बड़ा अच्छा मिलना चाहिए फाइनेंशियली। मतलब जिस दिन बेनिफिट के बारे में हुआ टीचर सोचने लगा, तो अपने कार्य को लेके बहुत वो लिमिटेड हो जाएगा। ये सीरियसली बता रहा हूं, आप लोग इस चीज को मेरी बात से ध्यान रखिएगा। मैं आप क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं साथियों कि आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है साथियों, क्या कि टीचिंग के अंदर जिस दिन एडवांटेजेस आपके फाइनेंशियल से ऐड हो जाएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएंगे, तो वह अपनी एडवांटेज को लेके बहुत, अपनी चीजों को लेके बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है,
आपका डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा कि आप कोई भी चीजें अगर आप फाइनेंशियली अगर जोड़ने लगते हैं तो वो आप चीजों को लेकर बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत आप लिमिटेड हो जाते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को? फिर अपने कार्य को बहुत लिमिटेड रख देते हैं, बहुत लिमिटेड कार्य को रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल इंट्रोडक्शन देना चैप्टर को, आप ऐसे कह सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब यही होता है कि आप अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या फिर आप ये समझिए कि एक इतिहास बता रहे हैं अपने चैप्टर का। क्योंकि जब इतिहास बता देते हैं कि आप कोई भी चीजें जब आप समझिए पहले से जोड़ देते हैं ना, तो आगे से आने वाली अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत क्लियर हो जाती है। आगे से आने वाली वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है बच्चों के लिए, ठीक है, समझने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यह बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करता है और समझाता क्या है? लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर, ठीक है। अ टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करता है और समझाने की कोशिश करता है क्या? लेक्चर मेथड के अंदर, डिस्कवरी मेथड के अंदर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर। सो क्या आपका सही आंसर होगा भाई? तो जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा? चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ही अंदर तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, ध्यान से समझिए। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ही तो आप अपने आप को परफॉर्म करते हैं, आप अपने आप को बताते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन देते हैं। जो आप चीजें अपनी जो मटेरियल्स हैं जो प्रदर्शित करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो प्रैक्टिकली उस टाइम पे कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर, ठीक है, प्रैक्टिकली आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो आप सभी बच्चों का सी विल बी योर राइट आंसर, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, और सारी ऊपर के सभी लोग, और डिस्कवरी मेथड कुछ ना कुछ हमेशा खोज रखते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एजम्पशन अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज। अब यहाँ पे अभी हमने ये देखा कि द मेन एडवांटेजेस विच शुड बी नॉट इंक्लूडेड इन द टीम टीचिंग, मतलब क्या हुआ, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, या फिर अब वो क्वेश्चन वही था कि मतलब जो चीजें टीम टीचिंग के अंदर, शिक्षण के अंदर, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अभी तक तो हमने वो पढ़ा था टीम शिक्षण अंतर्निहित मुख्य धारणा, फिर अब क्या है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या एज्यूम होना चाहिए? टीचर्स फील बोर्ड वाइल वर्किंग अलोन, उनको वह फील करना चाहिए, बोरिंग फील करना चाहिए जब वह अकेले कार्य कर रहे हो, या टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, शिक्षक सक्षम नहीं है, ये कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, या द बेस्ट टीचर्स कैन बी शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, या फिर हम ये कहें कि बेस्ट टीचर वही है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिसको पसंद करते हैं, जिस टीचर को पसंद मतलब कि हर तरीके से, नॉलेज के बिहाफ पे सबसे ज्यादा, समझाने के बिहाफ पे, गाइडेंस के द्वारा पे, किसी के भी बिहाफ पे, या फिर सी द सिंगल टीचर कैन नॉट कंट्रोल द क्लास, या एकल शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। चलो तो द मेन एजम्पशन अंडरलाइंग द टीम टीचिंग इज द बेस्ट टीचर्स कैन बी शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे ऑब्वियसली यार आप लोग उस टीचर को ज्यादा शेयर, कोई भी बच्चा पूछेगा यार अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, आपका फ्रेंड ही अगर आपसे आके पूछेगा यार मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं क्या करूँ, है ना, तो ऑब्वियसली आप कहोगे क्या कि यार बिल्कुल यार, जब अगर ऐसी बात है तो आप यार उन सर के पास चले जाओ, वो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ये वाला सब्जेक्ट, उनसे आप पढ़िए। भले से हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट उससे रिलेटेड नहीं हो, लेकिन आप जानते हो कि भाई हाँ ये सर पढ़िए, या फिर आपका सब्जेक्ट अगर उनसे रिलेटेड है तो आप ये कहोगे कि यार मैं तो इन्हीं से पढ़ती हूँ भाई, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनसे आके पढ़ लो। या फिर अगर आप उनसे नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे टीचर जो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे यार उनके पास बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं मतलब वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे तभी, है ना, तो कहीं ना कहीं उससे आप बोलोगे आप उस टीचर को ज्वाइन करो, उस टीचर से पढ़ाई करो। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं द बेस्ट टीचर्स कैन बी शेयर्ड बाय मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ एक टीम टीचिंग के अंदर एज्यूम करके रहना चाहिए, ठीक है, तो मेन चीजें जो है ना। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सत्य की खोज संवाद
पद्धति थी किसके द्वारा दिए गए? डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ वॉज गिवन बाय प्लेटो ने दिया था, सुकरात ने दिया था, या फिर फ्रोबेल ने दिया था, या फिर हर्बर्ट ने दिया था? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, किसने दिया था भाई? समझ पा रहे हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ डेमोन्स्ट्रेशन का मैंने बताया तो सही। आप लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मेथड को, कैसे प्रेजेंट करना है मटेरियल को, ठीक है, यह बहुत जरूरी होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मेथड मतलब यही होता है कि अपनी चीजों को कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ वाज गिवन बाय, सत्य की खोज की संवाद पद्धति द्वारा दिए गए, प्लेटो के द्वारा, सुकरात के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा, या हर्बर्ट के द्वारा सॉरी। ठीक है, चलिए, और जितने भी बच्चे जुड़ रहे होंगे इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि भाई आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना ज्यादा आप लोग लाइक करते हैं हमें खुशी होती है कि यार बच्चों को अच्छी लग रही, क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ आप सभी बच्चे लोग शेयर भी कर दें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में, जितना ज्यादा हो सकता है। साथ ही जितना ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमें खुशी होती है। जितना ज्यादा बच्चे जोड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, यार वाह, मतलब बच्चे क्लास को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये चीज हमें भी मतलब अंदर से लगता है, काफी ज्यादा बच्चे इसमें पसंद कर रहे हैं, है ना। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज हर्बर्ट। ठीक है, बी विल बी योर, सॉरी, सुकरात ने ये चीज दिया है, डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ वाज दैट इज गिवन बाय सुकरात का आपने बड़ा नाम सुना होगा, सुकरात का आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बी विल बी योर राइट आंसर। कहीं भी किसी को अगर कुछ भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर लिख सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट था इस क्वेश्चन में, आपको जरूर उसका आंसर जरूर किए जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI की कौन सी विधा नहीं है? जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा आप सभी स्टूडेंट्स का। जल्दी से फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से, आई होप सभी को ये चीजें पता होंगी। अगर मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा, तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भी आप लोग सर ये आप तो ये तो बता दो CI का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूटोरियल मेथड, ड्रिल मेथड, सिमुलेशन मेथड, प्रश्न मेथड। तो बात की बात है सर ये बता दो तो CI, भाई यही बता दूंगा, फिर आंसर ही नहीं दे दोगे आप लोग। तो आंसर दे दीजिए, फिर आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, आंसर दे दीजिए, फिर आप लोगों को समझाते हैं, एक एक चीज डीप में समझाएंगे, काहे परेशान है आप लोग, है ना। तो चलिए, चल, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI। देखो CAI का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड, थोड़ा सा यहाँ पे आजकल पता नहीं क्यों राइटिंग क्यों नहीं बैठ रही है आप लोगों उसमें। चलिए, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं CAI का जो फुल फॉर्म होता है वो एक तरीके का ये भी मेथड है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर्स के द्वारा, एनिमेशंस के द्वारा, साउंड के द्वारा, ऑडियो विजुअल के द्वारा आपको चीजों का बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, चीजों को समझाया जाता है, समझिएगा। ठीक है, CAI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड के अंदर आपके एनिमेशंस के थ्रू, साउंड क्वालिटीज के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, मतलब किसी भी तरीके से आप लोगों को समझा सके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से, जिससे आपकी मेमोरी लेवल बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को अगर कोई एनिमेटेड तरीके से कोई मूवीज के थ्रू अगर आपको कोई भी एक मूवी के फॉर्म में एनिमेशन के थ्रू अगर आपको कोई कंसेप्ट समझा दिया जाए, तो आप पूरी लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की मैं, कभी लाइफ टाइम। क्योंकि आप मूवी कभी भूल जाते हो लाइफ में, डायलॉग तक याद कर लेते, या डायलॉग तक याद कर लेते हो आप लोग कि आगे तो आप लोग जानते ही है ना। तो ये क्या है, डायलॉग आपको पूरी मूवी तक याद हो जाती है। यार अगर कोई पूछे कि इस मूवी का क्या डायलॉग है, आप तुरंत बोल दोगे, तो झट से बोल देते हो तुरंत, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं
आपको एक जैसे मूवी होता है, अगर उस फॉर्म की तरह अगर आपको कोई कंसेप्ट समझा दिया जाए, कोई कंसेप्ट बता दिया जाए, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज में आप घुल मिल जाते हैं कि भाई हाँ, आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज को जिंदगी भर याद कर पाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर को। चलिए, तो आपका इसलिए ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल मोड, सिमुलेशन मोड, ये सारी चीजें आपकी CAI मेथड के अंदर आ जाती है, क्योंकि ड्रिल मोड के अंदर जानते हैं आप, ट्यूटोरियल मोड के अंदर सारी चीजें आ ही जाएंगी, है ना। तो यह आपका CAI बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, है ना। बाकी मूवी की तरह आपको कुछ भी दिखा दिया जाए फिर तो ऐसे बस करेंगे, है ना। चलो, व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल्स टीचर्स शुड, देखो क्लास लंबी चल रही है काफी, आप लोगों को पता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है, तो बच्चे भी बोर नहीं होते हैं और टीचर्स को भी पढ़ाने में एकदम एनर्जी बनी रहती है। जैसे कि मैं आप सभी बच्चों को देख रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ अभी तक, वैसे ही उसी में ही हूँ, उसी मेथड में, उसी जोर और उसी हिम्मत के साथ हूँ। तो आप लोगों की भी वैसे ही हिम्मत एनर्जी बनी रहे, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ ऐसे जुड़ा हुआ, तो आप लोग भी ऐसे जुड़े रहेंगे, तो एनर्जी बनी रहती है। मेन एनर्जी बहुत जरूरी है एक क्लास के अंदर होना। एनर्जी जितना ज्यादा टीचर्स और बच्चों के बीच में होगी, उतना ही चीजें आपको समझाने में मुझे और आपको समझने में आसानी होगी। सो व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल्स टीचर्स शुड कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग, सामग्री प्रस्तुत करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? स्ट्रक्चरिंग में, बैलेंसिंग में, मोटिवेटिंग में, या ऑल ऑफ द अबव, या क्या आपका सही आंसर होगा? ये मैं कहूंगा जरूर कि जितने भी बच्चे क्लासेस को लेकिन जरूर जो ज्वाइन कर रहे होंगे, सभी बच्चों को क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को। ठीक है साथियों, चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारी ही चीजें इसमें जरूरी होती हैं। ठीक है, व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल्स टीचर शुड कंसिडर, कैसे अपनी चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना है। जैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, कितना कंटेंट में से कितना कंटेंट समझाऊं, कितने कंटेंट में से कितना कंटेंट आपके सामने में रखूं, ये सब होना बहुत जरूरी है। ये सब जितना ज्यादा होगा उतने अच्छे से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। कितना अपने कंटेंट को मुझे बैलेंस रखना है, बैलेंस्ड रखना है। ठीक है, कितना कंटेंट को मैं, मतलब एक होता है कि होता है ना कि ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डीप में ना समझा दूं कि आपको बुद्धि एकदम ऐसा लग रही है यार तो बोरिंग लग रहा है एकदम, है ना। ऐसा भी नहीं, हमेशा हर एक लेवल पर, हर एक क्वेश्चन पे तो नहीं कम से कम, लेकिन फिर भी हर 2-5 मिनट पे, 10 मिनट में आपको मोटिवेट करते रहे, क्योंकि मोटिवेशन से ही आपके अंदर एनर्जी आती है और एनर्जी से ही आपकी पढ़ाई एक अच्छे से, एक्टिवनेस तरीके से, अटेंटिव तरीके से पढ़ाई आपकी एनर्जी से ही हो पाती है, जितना अच्छा आप एनर्जी आपके अंदर ला पाते। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं होना बहुत जरूरी होता है साथियों। क्लियर है, सभी को समझ पा रहे हैं? तो ये होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना। ठीक है, अपने आप को और मोटिवेट करते रहना चीजों के प्रति, बहुत जरूरी है कि क्या करना, मोटिवेट करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मोटिवेशन बहुत जरूरी, तभी तो आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप लोग देखते हैं कि कितना मोटिवेट किया जाता है आप लोगों को, है ना। आपको झुकेंगे नहीं, हाँ एकदम झुकेंगे नहीं कभी भी। अभी भी जैसे आप लोगों ने अभी इसी को, आप लोग अभी इसी लाइन को आप लोग मोटिवेट करके लीजिए। मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मूवीज नहीं देखता हूँ, लेकिन अभी क्या है, इतना ज्यादा ये मतलब ट्रेंडिंग हो गया है, तो मैं समझ में नहीं आता ये है क्या एक्चुअल में। मुझे आज तक नहीं समझ पाया था कि है क्या। तो एक बार मतलब गलती से जैसे करते यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स आते हैं वीडियोस, है ना, शॉर्ट्स वीडियोस, तो उसमें पहला ही वीडियो यही था और मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली होता क्या, तो मैं सुना था, लेकिन हाँ सुना बहुत था। तो अभी भी आप लोगों का पेपर हो चुका है, पेपर होने के बाद आपका पेपर, आपका रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट आ गया, जो बच्चे असफल हुए हैं उन बच्चों के लिए यही डायलॉग अंदर होना चाहिए, झुकेंगे नहीं। ठीक है झुकना नहीं है, पढ़ाई और करना है, फायर है अपन, फायर ऐसे करके पढ़ के रहेगा, आग लगा देगा पूरे उससे। ठीक है, इस तरीके से आपके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, कि अपन फायर है, फायर है। ठीक है, अपने को पढ़ाई ऐसा करना है कि JRF किसी भी किसी कीमत पे क्लियर करना है तो क्लियर करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मोटिवेटिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डी विल बी योर राइट आंसर, प्रेरक होना, सॉरी प्रेरक करना, बच्चों को प्रेरित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, चलिए, द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग, शिक्षा में तकनीक शिक्षण बना रही है, लर्नर ओरिएंटेड, टीचर ओरिएंटेड, बोथ ए एंड बी, या सोशल मीडिया कंट्रोल।
चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज लर्नर ओरिएंटेड। द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग द टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड। देखो हम लोग जो भी, या फिर जो भी आपकी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, आप एक बात बताएं वो किस लिए आ रही है कि आपके टीचिंग मेथड को जो टीचर उनको और आलसी बना दिया जाए। हालांकि बन तो थोड़ा सा गए हैं हम लोग भी यार, है ना, कितना ज़्यादा। बाकी पहले क्या होता था आपके पास, जैसे देख पा रहे होंगे अब तो डिस्प्ले बोर्ड, ये सारी चीज़ तरह तरह के आपके पास इंस्ट्रक्शन मेथड्स आ गए हैं, है ना। परंतु पहले क्या था, एक चौक होता था, एक डस्टर होता था, हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। अब वो चीजें ही हमको कहीं ना कहीं बस क्या है, लिखना है समझाना है, लिखना है समझाना है, और एक अच्छे उदाहरण के साथ अपनी चीजों को, बात को रखना है। अब जितनी टेक्नोलॉजी आपके एजुकेशन के अंदर आ रही है, वो मेकिंग टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड, वो ज्यादा से ज्यादा यह है कि आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे वे में, एक अच्छे वे में, समझ रहे हैं, एक अच्छे वे में, और एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सके, और कभी आप उस कंसेप्ट को भूल ना सके, एक एनिमेटेड वे में चीजों को आपको बताया जा सके। तो कहीं ना कहीं क्या है, लर्नर ओरिएंटेशन की वजह से ही आपकी ये टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा बनाई जा रही है। चाहे वो आप ये समझिए, चाहे किसी को लैपटॉप दिया जा रहा है, या फिर ये लैपटॉप में आपकी कोई एजुकेशन के प्रति कोई एप्लीकेशंस दी जा रही है, या फिर जो जैसे यही अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अभी डे बाय डे कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं कि आपके और से ज़्यादा आपके लिए हम पढ़ाई ईजी बना सकें, है ना। चाहे हम डायरेक्ट, अब ये सोचो कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट बच्चों से कनेक्ट हो सके, आप हमसे बात कर सके, हम तो आपसे बात करें, लेकिन आप हमसे बात कर सके, अपने पॉइंट्स रख सकें, अपने डाउट्स को पूछ सकें, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकें, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप अपनी चीज़ें भी समझा सकें, मुझे बता सकें। इसके लिए हम कुछ ना कुछ वे ऑफ एक्शंस लेते हैं, जिससे आप लोग ले सकें, और अब करने में हम लोग सफल भी हो पाए हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को जो भी सब्सक्राइबर्स हैं बच्चे, वहाँ पे जो आपकी प्लस क्लासेस होते हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट एजुकेटर से बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को। बेटा मेकिंग टीचिंग लर्नर बोथ यहाँ पे क्यों हो जाएगा भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग टीचिंग, यहाँ पे ऑलरेडी टीचिंग लिखा हुआ, तो ये नहीं हो जाएगा टीचिंग लर्निंग ओरिएंटेड टीचर ओरिएंटेड, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी टीचिंग लिखा हुआ है, इसीलिए बोथ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई बच्चे यहाँ पे सी आप क्वेश्चन पढ़िए तो सही, यहाँ क्वेश्चन लिखा क्या है, ऐसे ही कंफ्यूज करता है एनटीए, ऐसे नहीं कंफ्यूज करता। यही होता है बच्चों के साथ कि वो बच्चों को धोखा देने की कोशिश करता है कि यहाँ टीचिंग ऑलरेडी लिखा है। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो आप, द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मेकिंग टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड टीचर ओरिएंटेड, सोचिए कैसा लग रहा है। अब इसी को मैं टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड, ये क्या है, कहने का पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है हमें। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी टीचिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टीचर क्यों करना, है ना। तो इसलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे स्टूडेंट समझे उसी वे में स्टूडेंट्स को समझाने का कोशिश करना, प्रयास करना। ठीक है, यह बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पूरे समूह निर्देश के बारे में सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, परमिट्स स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, convenient for teaching the same skills or content to the entire class, या gives the teacher a chance to introduce new skills at the level suited to particular students, या all of the above। so क्या आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरे समूह निर्देश के बारे में सत्य है, छात्र को अपनी गति की प्रगति करने की अनुमति देता है, पूरी कक्षा को समान कौशल या सामग्री सिखाने के लिए सुविधाजनक, या शिक्षक को विषय छात्रों के अनुकूल स्तर पर नए कौशल पेश करने का मौका देता है, या उपरोक्त सभी। तो कैसे आपका सही आंसर हो जाएगा। अनअकैडमी एप्लीकेशन, जैसे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, किसी बच्चों को अभी नहीं पता है, आप लोगों को मैं अभी लास्ट में फिर से एक इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा अनअकैडमी के बारे में, तो आप लोग समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब मैं आप लोगों को अनअकैडमी एप्लीकेशन के बारे में और अनअकैडमी के पूरे शानदार से प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, तो कन्वीनियंट फॉर टीचिंग एंड द सेम स्किल्स और कंटेंट टू द एंटायर क्लास। समझ रहे हैं आप लोगों को ये चीज क्या समझ, यहाँ पे समझना क्या है, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं।
यहाँ पे बी आपका आंसर बिल्कुल सही इसलिए हो जाएगा, डी इसलिए सही नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। विच इज आर ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ एंटायर क्लास की बात हो रही है, पूरे क्लास में एक टीचर के लिए कन्वीनियंट स्किल्स, सेम स्किल्स होने चाहिए हमेशा, कि पूरा कंटेंट जो है वो सारी क्लास के बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, सारे क्लास के बच्चों को समझ में आ जाए, सारे क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, हर एक बच्चे को वो कंटेंट चीजें अच्छी लगे, वह हर एक बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो। जो भी आपकी टीचिंग स्किल है, टीचिंग स्किल के द्वारा जो भी आप बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो हर एक बच्चों के लिए क्या हो, कन्वीनियंट हो। बी आप ले, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following methods of communication is the most effective? और ये आपका, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन रखेंगे या एक दो और क्वेश्चन करके इसके बाद खत्म करेंगे। So which of the following methods of communication is the most effective? निम्नलिखित में से संचार का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया मेथड या डिफिकल्ट टू जनरलाइज द डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। निम्नलिखित में से संचार का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया मेथड या डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो क्या आपका आंसर सही होगा? एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव? निम्नलिखित में से संचार का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? मोस्ट इफेक्टिव, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मोस्ट इफेक्टिव बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर डी होगा कि डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ऐसे हम किसी को ऐसे बोल दें कि, ध्यान से समझना है, यहाँ पे ए बी सी को हम ऐसे सीधे बोल दें कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है टीचिंग मेथड में, ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होता है, या हमें बोलते भाई मल्टीमीडिया से बेस्ट तो कोई होता ही नहीं है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। भाई आपको ये समझना है कि हम किसी को ऐसे डायरेक्ट एक बार में टिक करके उसको हमेशा के लिए नहीं हम उसको प्रूफ कर सकते। ये हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सिचुएशन कैसा है, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है, वर्बल, ओरल या मल्टीमीडिया। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? सब लोग समझ पा रहे हैं? वो हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से हम अपने वर्बल हमें करना है, हमें ओरल करना है, हमें मल्टीमीडिया करना। अब जैसे हमें सिचुएशन अभी ये है, कोरोना वाला सिचुएशन हमें ये बताता है कि हमारी सिचुएशन ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए। कोरोना जब तक नहीं था तो हमारी सिचुएशन ये पता चला कि हमें भाई वर्बली तरीके से, ओरली तरीके से हमें अपनी चीजों को रखनी चाहिए, है कि नहीं है? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन पर डिपेंड होता है। अब आप सोचोगे, अब आप खुद सोचो, सिचुएशन के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से आपका ये सिचुएशन ऐसा था जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को आप रख पाए। कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें आप ऑनलाइन लर्निंग कर पाए, वरना ऑनलाइन लर्निंग कहाँ आप जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं, और बाकी काफी चीजें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन तरीके से कितना अच्छे तरीके से आपको चीजों को समझा दिया जा रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको समझने की थोड़ा जरूरत पड़ेगी कि आप किसी भी सिचुएशन को ऐसे बेस्ट नहीं बता सकते किसी भी एक वर्ड में कि यार ये बेस्ट है। ठीक है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी चीजों को रखते हो। डिफिकल्ट टू जनरलाइज, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। तो आज के लिए साथियों इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी, थॉट पसंद आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। और मैंने आप सभी से कोशिश किया था कि आज ये क्लास जो हो, काफी लंबी क्लास थोड़ी सी ले सकूं, और एक टीचिंग का जो पार्ट है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक पार्ट है, वो पार्ट मैं आप लोगों के लिए पूरा कर सकूं। ठीक है, तो किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा हो तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। और एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में करें क्या मैं आप सभी बच्चों को, मतलब चीज़ें पसंद आई हैं, क्या आप सभी बच्चों को मैं समझाने में, बताने में चीज़ों को सफल हो पाया हूँ। तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे। और साथियों आप एक बार जब पूछा ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, देखो आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो ऐसे आपको समझना है। देखो सिंपल सी बात है, ओरल का मतलब क्या होता है, मौखिक।
वर्बल का मतलब होता है आपके इसमें रिटन और मौखिक दोनों ही आ जाते हैं। रिटन भी आ जाता है, एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है इस पे सही से। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर आपके दोनों ही आ जाता है, रिटन भी आ जाता है और ओरल भी आ जाता है। ठीक है, लिखित भी आ जाता है, मौखिक भी आ जाता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओरल का मतलब ये होता है सिर्फ मौखिक कम्युनिकेशन, बस सीधे बताना, जैसे मैं आप लोगों को सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ, ये क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल में वो लिखित भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, मौखिक भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में आ गया होगा कि ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, और आप सभी बच्चे लोगों ने, उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आएगा और चीज़ों को बहुत आसान तरीके से मैं समझाने में, कंसेप्ट को मैं सफल हो पाया हूँगा और आप लोगों को चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा पाने में समझाया हूँगा। तो आप लोग ऐसे ही क्लासेस और देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में बच्चे सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अगर सच में पसंद आई है तो लाइक भी कर दें क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में। और साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट रहता है भैया ये एप्लीकेशन क्या है, तो आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी एप्लीकेशन, अनअकैडमी लर्नर ऐप जिसको बोलते हैं, अनअकैडमी लर्नर ऐप, कोई क्वेश्चन तो भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी लर्नर ऐप अभी जिन बच्चों ने नहीं इंस्टॉल किया है तो सभी बच्चे अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप सभी बच्चे लोग लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको कोड इस्तेमाल करना है अभी 101। ठीक है, अभी 101 इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी फ्री क्लासेस जितने भी एजुकेटर्स की हो रही हैं एप्लीकेशन पर, जितनी भी फ्री क्लासेस हो रही हैं जितनी भी एप्लीकेशंस पे एजुकेटर्स की, आप उनकी क्लासेस बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। कोड किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेरा कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरे साथ आपके सभी एजुकेटर के आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। और अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है भाई, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अपनी चीज़ों को और मैं अच्छे से अच्छे इंप्रूव करके आपको चीज़ों को समझा सकूँ, बता सकूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए प्रेरित करता है। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले इससे, और ऑल पर क्लिक कर दे जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है 10% ऑफ के लिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं साथियों, तो इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना, दैट इज अभी 101। ठीक है, आप कभी भी चाहे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चाहे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आपको उस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना ही करना है, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके, भूलना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।